हाँ जी, इनटू द लास्ट लेग ऑफ द चैप्टर ऑफ बायबैक एंड आई विल से जो आपने लास्ट क्लास में बात की थी टेंडर ऑफर, और वी वर टॉकिंग अबाउट द टेंडर ऑफर के अलावा हमने ऑड लॉट्स के बारे में बात की थी। वी टॉक्ड अबाउट दिस। एक करेक्शन करवानी है मुझे यहाँ पर, ये 7 वर्किंग डेज नहीं है, ये 7 डेज है। सो एक करेक्शन जरूर कर लीजिए, दिस इज नॉट 7 वर्किंग डेज, दिस इज 7 डेज। तो इसमें आप वो बीच में सैटरडे संडे ऐड नहीं करोगे। 7 डेज इंक्लूड्स सैटरडे संडे, 7 डेज इंक्लूड्स सैटरडे संडे ऑल्सो, दैट इज देयर। और एक चीज मैंने आपको तब भी बताई थी कि ये 15 डेज जो हैं, इस वैसे जरूर बोला गया कि जिस, याद है आपको, जिस तारीख पे शेयर्स आए हैं, कंपनी के पास टेंडर हुए हैं, उसके बाद 15 दिन के अंदर अंदर कंपनी को एक्सटिंग्विश करने होते हैं, लेकिन ये 15 दिन इस 7 दिन के अंदर खत्म हो जाने चाहिए, याद है। तो पहले 7 वर्किंग डेज बोल रहा था, अब 7 डेज बोल रहा हूँ, बस यही फर्क है। और सेबी ने भी अपनी रेगुलेशन में लिखा हुआ है, सेबी ने भी अपनी रेगुलेशन में लिखा हुआ कि ये जो आप बोलते हैं डेली बेसिस में जितने शेयर आ रहे हैं वो विल फ्रॉम दैट डेट 15 डेज में एक्सटिंग्विश हो जाना चाहिए। विल दैट 15 डेज शुड नॉट एक्सीड दिस 7 डेज फ्रॉम द लास्ट क्लोजिंग डेट ऑफ ऑफर। वो जो भी है वो 7 डेज उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। आई होप दैट इज क्लियर। तो हर कोई ये 7 वर्किंग डेज की जगह पर क्या कर लेगा, 7 डेज कर लेगा यहाँ पर। गिव मी अ थम्स अप इन दोज हु आर इन द ऐप लाइव। समझ में आ रही है बात? 7 वर्किंग डेज नहीं है, 7 डेज है। चलिए, थैंक यू सो मच। And then I just move on further with this. Well, I'll say so this is one thing। और इसके अलावा now when I'm looking into your chapter, थोड़ा सा आपको एक यहाँ पर एग्जामिनेशन पॉइंट से एक दो चीज़ें और बता दूँ। स्मॉल शेयर होल्डर्स मैंने आपको बताया था ना, एग्जाम में आ चुका है, एग्जामिनेशन क्वेश्चन है इसके ऊपर। उसके अलावा वेल पेज नंबर 3 पे आई टोल्ड यू ये जो रेगुलेशन 4 है, कंडीशंस, ये भी एग्जाम में 7 मार्क्स क्वेश्चन आ चुका है। आई टोल्ड यू दैट ऑल्सो। ये नीचे एक चीज और यहां पर बोलना चाहूंगा, एग्जाम में एक बार क्वेश्चन ये भी अलग से पूछा हुआ है, व्हाट आर द वेरियस मेथड्स, ये भी एक एग्जामिनेशन क्वेश्चन है। और एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बायबैक करना चाहते हैं, क्या 16% कर सकते हैं, 16% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, क्या 16% कर सकते हैं? कैन वी डू 16% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स? तो दिसंबर 2021 एग्जाम्स में आया था 1 मार्क क्वेश्चन ओनली ऑन दिस। 1 नंबर का क्वेश्चन था, एक नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे थे, एंड इट वाज पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, दैट वाज अ 5 मार्क्स क्वेश्चन। तो उसमें 16%, 5 क्वेश्चन थे 1 मार्क ईच, तो उसमें ये 15% के बजाय 16% पूछा हो गया कि क्या 16% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स कर सकते हैं? तो आंसर इज नो। तो ये भी आपका एग्जाम क्वेश्चन आ चुका है। उसमें एक तरीके से ट्रू फॉल्स बताना था, एक तरीके से कि सही है या गलत है। एंड देन ये नेगोशिएटेड डील के थ्रू बायबैक नहीं करना, एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन, ये मैंने बताया था एग्जाम में, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। और वेल इनफैक्ट ये कॉन्सिक्वेंट रिडक्शन करना क्या कंपलसरी है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। दीज आर 1 मार्क क्वेश्चन ईच, 1 मार्क 1 मार्क 1 मार्क। क्या कंपलसरी रिडक्शन करना मैंडेटरी है? आंसर इज यस, मैंडेटरी है। वेल वो स्पेसिफाइड सिक्योरिटी सेम काइंड होनी चाहिए या डिफरेंट काइंड होनी चाहिए? दिस इज ऑल्सो 1 मार्क एग्जाम क्वेश्चन। द स्पेसिफाइड सिक्योरिटी शुड बी ऑफ डिफरेंट काइंड। इक्विटी के बेसिस से प्रेफरेंस का बायबैक कर सकते हैं, प्रेफरेंस के बेसिस से इक्विटी का बायबैक कर सकते हैं, लेकिन वाइस वर्सा नहीं कर सकते। अच्छा, ये क्या सबसी कंपनीज के थ्रू कर सकते हैं? ये भी 1 मार्क एग्जाम क्वेश्चन आ चुका है दिसंबर 2021 में ही। इट इज एग्जामिनेशन क्वेश्चन 1 मार्क। क्या सब्सिडरीज के थ्रू बायबैक कर सकते हैं? आंसर इज नो, एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन की आप सब्सिडरी कंपनीज के थ्रू बायबैक नहीं कर सकते हैं। और ये मैंने आपको नीचे बताया था कि ये 3 साल वाला जो गैप है, अगर 3 साल नहीं हुआ, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि अभी 2 साल हुए हैं, क्या 2 साल का गैप है अभी डिफॉल्ट रेक्टिफाई करने के बाद? तो इन द
द डिफॉल्ट वाज देयर इन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द टर्म लोन, लेकिन डिफॉल्ट रेक्टिफाई कर लिया है क्या, उसके बाद हम बाय बैक कर सकते हैं विद इन 2 years? आंसर इज नो, यू हैव टू गिव अ गैप ऑफ मिनिमम 3 years। और ये क्वेश्चन एग्जाम में 2 बार हो चुका है, एक बार 5 नंबर का आ चुका है और एक बार 1 नंबर का आ चुका है। मतलब सेम क्वेश्चन, एक बार 5 marks और एक बार 1 mark, 2 times इन द एग्जाम। इसी के ऊपर 2 बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। देन रेगुलेशन 5 एज सच इन टोटल पूछ लेते हैं जनरल एडिशनल कंडीशंस, तो बीच में से कभी कुछ छांट कर नहीं पूछा, लेकिन अपने आप में पूरा एक फुल फ्लेजेड एग्जाम क्वेश्चन इसके ऊपर भी आ चुका है, रेगुलेशन 5 के ऊपर। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पर एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आया था सिर्फ इस चीज के ऊपर। यहाँ रेगुलेशन 5 की बात उठी है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन पास ना करके रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से किया है, छोटा वाला बायबैक कर रहे हैं अप टू 10% और लेस ऑफ द टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल एंड फ्रीजर्स। तो 5 marks एग्जाम क्वेश्चन तो इसके ऊपर आ चुका है कि क्या रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से कर सकते हैं। आंसर इज नो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव टू पास बोर्ड रेजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग ओनली एंड नॉट बाय आरबीसी। इस चीज के ऊपर एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। अच्छा, करते क्या है पता नहीं, मतलब अजीब सी चीज मालूम है क्या है, पेपर सेटर का आपको पेड अप कैपिटल भी दे देगा, आपको फ्री रिजर्व्स भी बता देंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी बता देंगे, डिबेंचर्स भी बता देंगे, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, सब कुछ दे देंगे, फिगर्स होंगी, आपको ऐसा लगेगा कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन कुछ करनी नहीं होती है, कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन ही नहीं आया कभी। कंपनी लॉ में तो आते हैं कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन कि बायबैक कितना कर सकते हैं, वो 25% कैलकुलेट करके बताओ, डेट इक्विटी रेशियो 2:1 कैलकुलेट करके बताओ। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन बायबैक वाले चैप्टर में से नहीं आता। यहाँ पर बायबैक वाले चैप्टर में से सारी फिगर्स देने के बाद लास्ट में क्या कहेंगे बताओ लीगली इज इट ओके। तो उसमें क्या होता है, वो लीगली इज इट ओके में कहीं ना कहीं क्या होगा, वेल सिर्फ एक पॉइंट में गड़बड़ होगी, बाकी सब सही चल रहा होगा। एक पॉइंट में गड़बड़ क्या है कि ये काम रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से नहीं हो सकता, ये काम तो सिर्फ बोर्ड मीटिंग में होना चाहिए। मतलब वो फिगर्स जो होती है ना, वो फालतू में सिर्फ डराने के लिए, घुमाने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए दी होती है, उनका कोई रेलिवेंस होता ही नहीं है उन फिगर्स का। और रेलिवेंस क्या होता है, ये लीगल प्रोविजंस का होता है। बायबैक शैल बी कंप्लीटेड विद इन 1 year, ये भी एग्जाम में एक बार 1 mark क्वेश्चन इसके ऊपर भी आ चुका है, 1 mark क्वेश्चन ऑन दिस ऑल्सो इन द एग्जाम। और ये तो मतलब मैं हैरान होता हूँ कि पेपर सेटर जो है वो घुमाता कहीं और है, वो फैक्ट्स कुछ और दिखा रहा होता है, फिर लगता है कि शायद किसी और चीज की बात हो रही है, बट घुमा फिर आकर यहाँ ले आता है। देन मूविंग ऑन फर्दर इनटू दिस, रेगुलेशन 6 मैंने आपको बताया था कि इसमें उस स्मॉल शेयर होल्डर से आप 15% ले रहे हो, ये भी एग्जाम में एग्जाम क्वेश्चन है, 5 marks हैज बीन आस्क्ड कैलकुलेशन। लेकिन इसमें कैलकुलेशन करवा ली थी उन्होंने, जो फिगर्स दी, फिगर्स देकर बोला कि कैलकुलेट करके बताओ, और हमने भी कैलकुलेशन वाला एग्जाम्पल कर ही लिया था, वी डिड दैट। रेगुलेशन 7 वगैरह वो अब आपका चार्ट वाइज फॉर्म में कवर हो चुका है, एसआर पास करना है, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देनी है, वो सब कुछ मैंने करवाया था। एक रेगुलेशन 8 है, वो डिस्क्लोजर्स देने हैं सारे, कहाँ पर, ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर में वो डिस्क्लोजर्स देने हैं, प्लस वेल जो लिखो सच के सिवा कुछ मत लिखो, झूठ मत लिखो, सेबी को बताओ, सेबी कैन वेल सजेस्ट द मॉडिफिकेशंस, मॉडिफाई अकॉर्डिंगली, रिमेंबर ऑल दैट। रेगुलेशन 9 में एक बार एग्जाम में क्वेश्चन 2 नंबर का आ चुका रिकॉर्ड डेट के ऊपर, और 2 नंबर का आ चुका लेटर ऑफ ऑफर के ऊपर, 2 marks। रिकॉर्ड डेट क्यों ली जाती है? हाँ जी, टू फाइनलाइज द लिस्ट ऑफ मेंबर्स जिनको आपने लेटर ऑफ ऑफर भेजना है। और फाइनल लेटर ऑफ ऑफर बेसिकली वो उसके ऊपर भी एग्जाम में पूछा गया है, तो अल्टीमेटली इट इज बीइंग गिवन टू द शेयर होल्डर्स। और साथ में क्या दिया जाता है, बस ये याद रखना, टेंडर फॉर्म दिया जाता है ताकि वो अपने शेयर्स टेंडर कर सकें। तो 2 नंबर के क्वेश्चन 2 marks आए हुए हैं इसके ऊपर, एग्जाम क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड ऑन दिस। बाकी लेटर ऑफ ऑफर के बारे में ये भी लिख सकते हैं, इट कैन बी डिस्पैच थ्रू ईमेल ऑल्सो, मे बी बाय पोस्ट और मे बी बाय ईमेल। और अगर कोई शेयर होल्डर स्पेशल रिक्वेस्ट करता है कि मुझे तो ईमेल वाला तो मिल गया लेकिन मुझे प्रिंटेड भी भेजो, कॉपी ऑफ प्रिंटेड लेटर ऑफ ऑफर भी भेजो, तो फिर कंपनी की ड्यूटी है कि कंपनी उसको प्रिंटेड भी भेजेगी, द सेम शैल बी प्रोवाइडेड। सिंपल है, नथिंग मच
इन देयर। नीचे वाले एक दो पॉइंट्स आपको पढ़वा रहा हूँ अब, पेज नंबर 9 और पेज नंबर 10 पे टॉप पॉइंट, क्योंकि पॉसिबिलिटी है एग्जाम में आने की अलग से भी। इवन इफ द एलिजिबल पब्लिक शेयर होल्डर, वही टेंडर पीरियड की बात हो रही है, टेंडर ऑफर की बात हो रही है, अपोजिट ऑफ जो आप फ्लो चार्ट तो आप लास्ट क्लास में कर ही चुके हो, तो उसी की बात हो रही है। इवन इफ द एलिजिबल पब्लिक शेयर होल्डर डज नॉट रिसीव द टेंडर ऑफर फॉर्म, किसी वजह से नहीं मिला, रास्ते में हमने पोस्ट से भेजा था, खो गया, डाकू निकला, गायब कर दिया, then he may still participate in the buyback offer and tender the shares in the manner as provided by the board। तो ठीक है भाई, वेल इन एनी केस आपका अगर लेटर ऑफ ऑफर, टेंडर फॉर्म, टेंडर ऑफर वगैरह आप तक नहीं भी पहुंचा तो भी आप पार्टिसिपेट तो कर ही सकते हो, आप कंपनी के शेयर होल्डर हो। देन वी आर सेइंग नेक्स्ट पॉइंट, अगर कंपनी का कोई अनरजिस्टर्ड शेयर होल्डर है हु वाज नॉट शेयर होल्डर एज ऑन द रिकॉर्ड डेट, जो रिकॉर्ड डेट वाले दिन शेयर होल्डर नहीं था, और रिकॉर्ड डेट वाले दिन उसका नाम लिस्ट ऑफ मेंबर्स में नहीं था, लेकिन रिकॉर्ड डेट से एक दिन बाद में आ गया, जबकि उसने शेयर्स खरीदे थे रिकॉर्ड डेट से एक दिन पहले। एक्चुअली वो T+2 का चक्कर होता है, मालूम है आपको, T+2 सेटलमेंट पता ही है ना, सबको पता है। मंडे को शेयर खरीदे तो वेडनेसडे को आपके डीमैट अकाउंट में रिफ्लेक्ट होंगे, और ट्यूसडे की रिकॉर्ड डेट है, लेकिन आप शेयर्स खरीद चुके हो मंडे को और पेमेंट कर चुके हो मंडे को, और ट्यूसडे की रिकॉर्ड डेट है। तो अब आप भी चाहते हो कि मैं कंपनी में बायबैक में पार्टिसिपेट कर लूं, और जिसका नाम रिकॉर्ड डेट वाले दिन लिस्ट ऑफ मेंबर में है वो तो ऑलरेडी अपने शेयर्स मंडे को सेल कर चुका, बात समझ में आ रही है, और रिकॉर्ड डेट वाले दिन फिर भी उसका नाम रजिस्टर्ड मेंबर में आ रहा है, क्योंकि तब तक उसके कहीं ना कहीं वो डीमैट अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो रहा है या जो भी है, मतलब अभी शेयर्स का टाइटल ट्रांसफर नहीं हुआ है। अब वो एलिजिबल तो नहीं है, एलिजिबल नहीं है, तो फिर कैसे करें? तो हम कह रहे हैं जो अनरजिस्टर्ड शेयर होल्डर है जिसका नाम रिकॉर्ड डेट वाले दिन लिस्ट ऑफ मेंबर में नहीं है, पार्टिसिपेट वो भी कर सकता है, क्योंकि अभी तो बायबैक ऑफर ओपन होने में तो अभी टाइम है, ऐसा तो है नहीं कि रिकॉर्ड डेट वाले दिन ही बायबैक ऑफर ओपन हो रहा है, कुछ दिन के बाद ही ओपन होना है। सो देन द अनरजिस्टर्ड शेयर होल्डर में ऑल्सो टेंडर हिज शेयर्स फॉर बायबैक बाय सबमिटिंग द ड्यूली एग्जीक्यूटेड ट्रांसफर डीड, फॉर्म SH4, याद है कंपनी लॉ में था, फॉर्म SH4 इन द कंपनी लॉ, फॉर द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इन हिज नेम अलॉन्ग विद द ऑफर फॉर्म। साथ में ऑफर फॉर्म तो सेबी की वेबसाइट से मिल जाएगा आपको, यू अंडरस्टैंड दैट, सेबी की वेबसाइट पे ऑफर फॉर्म पड़ा है, और फॉर्म SH4 आपको MC की वेबसाइट से मिल जाएगा। तो MC की वेबसाइट से फॉर्म SH4 निकाल लीजिए, ऑफर फॉर्म निकाल लीजिए सेबी की वेबसाइट से, और SH4 में साइन कर दीजिए कि मैं ट्रांसफर करना चाहता हूँ टू द कंपनी, और बायर कौन है? कंपनी है, तो ट्रांसफर कर दीजिए, और साथ में अगर और कोई रेलिवेंट डॉक्यूमेंट भी लगाना है तो वो भी लगा दीजिए। अब ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, 2 नंबर का 2 मार्क्स एग्जाम क्वेश्चन आया हुआ है इस पॉइंट के ऊपर, एग्जाम क्वेश्चन 2 मार्क्स। अब मुझे एक यहाँ से एक छोटा सा हिंट और मिलता है, ट्रांसफर डीड की बात हो रही है, क्या ये शेयर्स फिजिकल फॉर्म में भी हो सकते हैं क्या? इज इट पॉसिबल? मतलब दादाजी के पास, नाना जी के पास उस कंपनी के शेयर्स पड़े हैं पुराने, और दादाजी ने, नाना जी ने, आज 2022 आ गया लेकिन डीमैट अकाउंट ओपन अभी भी नहीं किया, तो क्या वो फिजिकल फॉर्म में आज भी होल्ड कर रहे हैं? और ट्रांसफर डीड साइन करके वो भी दे सकते हैं, और साथ में सेबी की वेबसाइट से ऑफर फॉर्म डाउनलोड करके अटैच करके दे दो, गेटिंग दैट। तो ट्रांसफर डीड है तो द शेयर्स, और कह रहे हैं ना साथ में अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट, अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट क्या हो सकता है यहाँ पर? शेयर सर्टिफिकेट हो सकता है इफ इन फिजिकल फॉर्म। ICSI मॉड्यूल में किसी स्टूडेंट ने अभी मुझे कल ही पॉइंट आउट किया कि सर गलत लिखा है, some of the Google Drive students actually pointed out कि सर ICSI की वेबसाइट में तो लिखा है only if the shares are in the demat form then only you can tender in the buyback। मैंने कहा भाई SEBI के रेगुलेशन में तो they are allowing कि फिजिकल फॉर्म वाला चलेगा, और ICSI की क्या औकात कि वो SEBI रेगुलेशन को नलीफाई कर दे, उल्टा कर दे। हाउ कैन ICSI डू दैट? आई होप गेटिंग दिस, बात समझ में आ रही है? तो ये वाला पॉइंट मुझे स्पेशली मैंने कहा आपसे डील कर लूंगा, क्योंकि एग्जाम में भी क्वेश्चन आ चुका है, अनरजिस्टर्ड शेयर होल्डर जो है वो अपने शेयर्स टेंडर कर सकता है। और सुनो ध्यान से, बड़ा क्लियर लैंग्वेज दिखाता हूं आपको। एक तो ये हो गया रेगुलेशन 9 क्लॉज 4, दिस इज रेगुलेशन 9 क्लॉज 4। बाकी तो नीचे आपको मालूम ही है, ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट, कितने दिन ओपन रखना है, ये सब कुछ आपको ऑलरेडी पता है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एंटाइटलमेंट वही रिकॉर्ड डेट वाली रहेगी, रिकॉर्ड डेट के ऊपर ही है।
शेयर होल्डर्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, रिजर्व्ड कैटेगरीज एंड जनरल कैटेगरीज, उन सबसे मतलब नहीं है। अब यहाँ पर बड़ा क्लियर कट एक चीज़ और दिख रही है, क्या बोल रहे हैं, एक तो किसी की होल्डिंग अगर मल्टीपल डीमैट अकाउंट में है, एक आदमी के पास क्या 2 या 3 डीमैट अकाउंट हो सकते हैं, यस हो सकते हैं, तो उसको क्लबिंग कर लिया जाएगा, उसके सारे डीमैट अकाउंट्स को क्लब कर लिया जाएगा। और जब कहते हैं ना वो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे दे रहा है, तो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे फिर आप क्लबिंग करने के बाद देखोगे प्रोपोर्शनेट बेसिस पे वो कितना दे रहा है, 1:2 या 1:4 के हिसाब से जितने भी उसको देने हैं, तो क्लबिंग करने के बाद आप प्रोपोर्शन एक ही बार कैलकुलेट करोगे। और वो क्लबिंग किस बेस पे कर ली जाएगी, ऑन द बेसिस ऑफ पैन नंबर। क्या डीमैट अकाउंट नंबर ओपन करते समय अपना इनकम टैक्स पैन नंबर देना पड़ता है, देना ही पड़ता है। तो डीमैट अकाउंट ओपन करते समय आधार कार्ड देना पड़ता है, डीमैट अकाउंट ओपन करते समय पैन कार्ड देना पड़ता है, बैंक अकाउंट नंबर साथ में लिंक करना पड़ता है। तो डीमैट अकाउंट्स अगर किसी ने 4 भी खोले होंगे तो उसने चारों डीमैट अकाउंट्स में, चाहे मैं कहता हूँ बैंक अकाउंट 4 दिए हों अलग अलग, लेकिन पैन कार्ड तो एक ही होगा ना एक आदमी के पास, होप सो, मतलब फ्रॉड नहीं कर रहा होगा। तो एक पैन कार्ड के बेसिस पे उसके सारे मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स को ऐड कर लेंगे और फिर देखेंगे टोटल शेयर्स उसके पास कितने हैं, उसमें से प्रोपोर्शनेटली वो टेंडर कितने कर सकता है। और फिर उसी के बेस पे ये भी देखा जाएगा कि उन सब शेयर्स की वैल्यू मिलाकर क्या 2 लाख रुपए से ज्यादा है, तो फिर वो स्मॉल शेयर होल्डर नहीं है। उन सब शेयर्स की वैल्यू मिलाकर 2 लाख रुपए या उससे कम है तो स्मॉल शेयर होल्डर है। तो एग्रीगेट तो करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक चीज जो मेरे लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिमिलरली सेबी लिखता है इन केस ऑफ द फिजिकल शेयर होल्डर्स, if sequence of the names of the joint holders are matching, holding such folios, folio number same है, then they should be clubbed together for the identification of small shareholder। तो मतलब फिजिकल फॉर्म में शेयर्स हो सकते हैं ना, फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स हो सकते हैं ना। और कह रहे हैं फिर फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट आप देख रहे हो और उसमें वो भी जॉइंट होल्डर्स हैं जो होल्ड कर रहे हैं, तो दादा और दादी, आई होप कि दादा के साथ और कोई नहीं होगी, दादा के साथ दादी होगी, तो जॉइंट होल्डर्स होंगे और होल्ड कर रहे होंगे। एंड देन हम कह रहे हैं कि नाम भी ना उनका सेम ऑर्डर में है, मतलब यू नो दैट ट्रांसपोजिशन नाम की एक चीज होती है। तो ऑब्वियसली कुछ शेयर सर्टिफिकेट्स पे अगर ऐसा है कि दादा का नाम ऊपर है दादी का नाम नीचे है, तो उनका फोलियो नंबर सबका सेम होगा। और अगर कुछ शेयर सर्टिफिकेट ऐसे हैं जिसमें दादी का नाम ऊपर है दादा का नाम नीचे है, तो उसका फोलियो नंबर अलग हो जाएगा। फोलियो नंबर मतलब पेज नंबर इन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स मेंटेन्ड बाय द कंपनी। तो जहां पर दादा दादी का नाम सेम सीक्वेंस में चल रहा है तो उन सबका फोलियो नंबर सेम होता है। मतलब क्लियर कट तो सेबी बोल रहे हैं फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट है ले आओ, बायबैक में हम ले लेंगे। और आप बायबैक में मतलब आप कहीं इधर उधर थोड़ा ना मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, आप कंपनी को ही तो बायबैक में दे रहे हो। आईसीएसआई मॉड्यूल में आईसीएसआई ने कैसे लिख दिया कि फिजिकल फॉर्म में हो ही नहीं सकता, डीमैट फॉर्म में ही हो सकता है टेंडर, आई डोंट नो। मतलब आईसीएसआई मॉडल में वो एक लाइन कैसे आ गई। और अभी भी घर जाकर देखना आईसीएसआई मॉडल में आपको भी दिखेगा इन दिस चैप्टर ऑफ बायबैक कि दे आर सेइंग कि वो well the shares can be tendered only in the demat form and not in the physical form, जबकि सेबी क्लियर कट बोल रहा है। एक जगह और भी दिखा देता हूँ आपको, आगे रेगुलेशन 19 में भी सेबी बोल रहा है फिजिकल फॉर्म, और वो रेगुलेशन 19 में जाता हूँ वो स्टॉक एक्सचेंज वाला है, वहां पर भी सेबी बोल रहा है फिजिकल फॉर्म में चलेगा, डीमैट फॉर्म भी चलेगा और फिजिकल फॉर्म भी चलेगा, दोनों चलेंगे। रेगुलेशन 19 का क्लॉज 1, तो पेज नंबर 16 ऑन द बॉटम एंड वी आर टॉकिंग अबाउट दैट रेगुलेशन 19 की कंपनी में बाय बैक इट्स शेयर्स अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज इन फिजिकल फॉर्म। क्लियर कट तो लिख दिया, क्या चाहिए, पहली लाइन ही है रेगुलेशन 19 की। तो इट इज समथिंग वेल से आईसीएसआई मॉड्यूल में कुछ गलत लिखा है इस पॉइंट के ऊपर। आईसीएसआई कहता है फिजिकल फॉर्म में नहीं हो सकते, यहाँ क्लियर कट लिखा है सेबी कैन बाय बैक इन द फिजिकल फॉर्म। आईसीएसआई कह रहा है कि शेयर्स कैन बी टेंडर्ड ओनली इन द डीमैट फॉर्म नॉट इन द फिजिकल फॉर्म। तो स्टूडेंट को भी मैंने यही समझाया कि भाई रेगुलेशन 19 की ओपनिंग लाइन पढ़ लो, रेगुलेशन 19 का क्लॉज 1 पढ़ लो, आगे अच्छे से पूरा यही समझा रखा है। सेपरेट विंडो ओपन करने की बात हो रही है, सेपरेट विंडो इफ द शेयर्स आर इन द फिजिकल फॉर्म। और कैसे समझाए सेबी, बता रहा है सेबी की सेपरेट विंडो ओपन कर देंगे इफ द शेयर्स आर इन द फिजिकल फॉर्म। तो आओ टेंडर करो, कौन मना करता है। तो अगर मैं आपसे अब एक सवाल पूछूं यहां पर, कैन द शेयर्स इन द फिजिकल फॉर्म, कैन द शेयर्स इन द
physical form be tendered to the concerned company in buyback offer? Answer is yes or no? तो आंसर इज वेरी मच yes. और हमें हिंट कहाँ कहाँ से मिलता है? रेगुलेशन 9 क्लॉज 4 में से हिंट मिलता है. उसके बाद रेगुलेशन 19 तो पूरा है ही इसके लिए. एक तो रेगुलेशन 9 क्लॉज 4 है, एंड आई विल से वन मोर थिंग, एक्सप्लेनेशन ऑफ रेगुलेशन 9 भी है. और ये तो हो गया पॉइंट नंबर 1. और पॉइंट नंबर 2 आई विल से, या ए बी बोलूं इसको, पॉइंट ए पॉइंट बी. रेगुलेशन 19 तो पूरा का पूरा बना ही इस काम के लिए, दैट द शेयर्स आर बीइंग टेंडर्ड इन द फिजिकल फॉर्म और सेपरेट विंडो ऑन अ सेपरेट विंडो. तो सेबी तो ये कहता है और आईसीएसआई कहता है नो. एग्जाम में क्या लिखेंगे आप सोचो. पेपर चेक करने वाला कितना समझदार है पता नहीं, और आईसीएसआई ने अगर उसको गाइडलाइन आंसर्स पकड़ा रखे हैं कि इसी को देख देख कर चेक करना है, और उसमें नो लिखा है. आईसीएसआई मॉड्यूल में लिखा है नो, सेबी कहता है यस. आप किसकी मानोगे? प्रॉब्लम है, एग्जाम में आज तक ये क्वेश्चन आया नहीं है. अभी तक तो नहीं आया. आ गया तो अगर यस लिखोगे ना तो फिर प्रॉपर लिखना. रेगुलेशन 9 क्लॉज 4, अगर यस लिखने वाला पंगा ले रहे हो ना तो फिर रेगुलेशन नंबर एग्जैक्ट लिख कर आना. हो सकता है पेपर चेक करने वाला थैंक यू लिखे आंसर शीट में कि बेटा इस क्वेश्चन में 5 नंबर का क्वेश्चन था, मैं आपको 6 दे रहा हूं क्योंकि आपने मेरी नॉलेज में कुछ ऐड ऑन किया है. क्योंकि आईसीएसआई ने जो गाइडलाइन आंसर्स दिए वो तो अपने मॉड्यूल से निकाल कर दिए कॉपी पेस्ट. तो ये तो अच्छा है कि आप मुझे कुछ बता रहे हो, नहीं तो मैं तो गलत ही समझ रहा था. 100 आंसर शीट तो मैं चेक कर चुका हूँ, सबको 5 में से 5 दिए हैं जबकि उनके आंसर गलत थे. आपका तो आंसर सही है तो आपको तो बोनस मार्क्स मिलने चाहिए. अब आप बोलो कि 10 मिलने चाहिए सर हमें, तो 5 में से वी शुड गेट 5 एक्स्ट्रा. गलत वालों को 5 दिए हैं तो हमें तो 5 ऊपर से और एक्स्ट्रा मिलने चाहिए, 5 के 10 मिलने चाहिए बल्कि. तो वेल आईसीएसआई मॉडल में क्लियर कट लिखा है ओनली द शेयर्स ओनली इन द डीमैट फॉर्म कैन बी टेंडर्ड इन द बायबैक ऑफर एंड नॉट इन द फिजिकल फॉर्म. जबकि यहाँ से भी सेपरेट विंडो खुलवाने में लगा हुआ है फिजिकल फॉर्म वालों के लिए. क्या करोगे? तो आई लीव इट एंटायरली टू यू कि आप कैसे हैंडल करेंगे. एक एग्जाम में क्वेश्चन और आया, वो भी सुन लीजिएगा. एग्जामिनेशन क्वेश्चन है कि जब कंपनी बायबैक कर रही है तो कंपनी शेयर्स, जब कंपनी मतलब बेसिकली बायबैक ऑफ शेयर्स कर रही है, पेमेंट कर रही है और शेयर्स ट्रांसफर होकर कंपनी के पास आ रहे हैं, क्या इस चीज के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी पेबल होगी? क्योंकि इन जनरल अगर मिस्टर ए शेयर्स ट्रांसफर करता है मिस्टर बी को तो उसके ऊपर तो स्टैम्प ड्यूटी पे करना कंपलसरी होता है अगर कोई भी एक शेयर होल्डर दूसरे शेयर होल्डर को ट्रांसफर करता है. अब इस केस में जब कंपनी बाय बैक कर रही है तो क्या इसके ऊपर भी स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी? आंसर इज नो. नो, क्योंकि शेयर्स का टाइटल कंपनी के पास आ ही नहीं रहा. शेयर्स तो एक्सटिंग्विश हो जाएंगे, शेयर्स कंपनी के नाम से रजिस्टर होंगे ही नहीं. तो जब टाइटल ट्रांसफर ही नहीं हो रहा तो फिर स्टैम्प ड्यूटी किस बात की? तो एग्जामिनेशन क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर. द क्वेश्चन इज वेदर द स्टैम्प ड्यूटी इज पेबल. Whether the stamp duty is payable
on the buyback of shares. तो लॉजिकल आंसर है on the buyback of shares, and the answer is no. और रीजन क्या है? Since the shares are destroyed or extinguished after buyback, since the shares are destroyed or extinguished after buyback, there is no transfer of title to the company. There is no transfer of ownership of shares to the company, and the shares never get registered in the name of company. So there is no stamp duty. जहां वो ट्रेजरी स्टॉक की तरह रिटेन करती है कंपनी और अपने नाम से रजिस्टर करवा लेती है तो स्टैम्प ड्यूटी पेबल होगी. इंग्लैंड में ऑप्शन होती है बायबैक करने के बाद रिटेन करना चाहो तो करो और डिस्ट्रॉय करना चाहो तो करो. अगर रिटेन करेगी कंपनी और टाइटल अपने पास लेगी, ओनरशिप ट्रांसफर होगी तो स्टैम्प ड्यूटी पेबल होगी. अब वहाँ इंग्लैंड में स्टैम्प ड्यूटी होती भी है या नहीं होती इस चीज़ के ऊपर पहले तो जाकर पूछना पड़ेगा वहाँ जाकर. आई डोंट नो, मतलब अभी हिंदुस्तान की बात करें बेटर है. इंडिया में भी कितने डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी पेबल होती है? इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899, देयर इज अ लिस्ट ऑफ शेड्यूल 1 है ना, शेड्यूल दिया हुआ है लास्ट में जो ICSI मॉड्यूल में नहीं है. देयर इज अ लिस्ट ऑफ 65 डॉक्यूमेंट्स इन द शेड्यूल ऑफ स्टैम्प ड्यूटी एक्ट. इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 का जो लास्ट में शेड्यूल है ना, जो ICSI मॉड्यूल में है नहीं, उसमें उन्होंने लिस्ट दी हुई है कि देयर इज अ लिस्ट ऑफ 65 डॉक्यूमेंट्स जिसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी पे करना मैंडेटरी है. उसके अलावा किसी डॉक्यूमेंट पे स्टैम्प ड्यूटी पेबल ही नहीं है. दैट इज अ एग्जॉस्टिव लिस्ट कि जो डॉक्यूमेंट दिए हैं बस उसी पे स्टैम्प ड्यूटी देनी है, उनके अलावा और किसी डॉक्यूमेंट पे स्टैम्प ड्यूटी देनी नहीं है. अब वो 65 डॉक्यूमेंट्स में बहुत कुछ आ जाता है. सेल डीड, मॉर्गेज डीड, पावर ऑफ अटॉर्नी, मेमोरेंडम ऑफ एसेशन, आर्टिकल ऑफ एसेशन, सिक्योरिटी ट्रांसफर डीड, प्रॉक्सी फॉर्म, मतलब आप देखो पार्टनरशिप डीड, रेंट एग्रीमेंट, लाइसेंस एग्रीमेंट, बहुत कुछ आता है. ऑब्वियसली वो 65 में बहुत कुछ है. अडॉप्शन पेपर्स, वो सब भी स्टैम्प पेपर पे होना चाहिए. सो ऑल दोज थिंग्स आर देयर. तो टोटल लिस्ट इज 65 डॉक्यूमेंट्स इन द इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 ऑन विच द स्टैम्प ड्यूटी इज पेबल. और उसके अंदर भी एक चीज बताऊं, वेल रेट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी हर डॉक्यूमेंट पे स्टेट टू स्टेट वेरी होता है. तो हम लोग बड़ा उसके अंदर ना प्लानिंग करते हैं. अब सिर्फ एक लाइन बता देता हूँ आपको क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी की बात उठी है. मेरी जितनी भी क्लाइंट कंपनीज यहाँ दिल्ली में या नोएडा में या गाजियाबाद में जिनसे भी डील करता रहा हमेशा, सबको एक ही एडवाइस देता रहा कि जिस बोर्ड मीटिंग में हम डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं ना, ये बोर्ड मीटिंग हम गुजरात में रखेंगे. क्योंकि गुजरात में क्या होता है, 1 डिबेंचर सर्टिफिकेट यू हैव टू पे 1 रुपी स्टैम्प ड्यूटी इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ द डिबेंचर. तो अगर मान लो हमारी कंपनी दिल्ली में हम 700 करोड़ रुपए के डिबेंचर इशू कर रहे हैं, अब दिल्ली में इशू करते हैं तो उस पर 2% स्टैम्प ड्यूटी है. तो 2% का मतलब 700 करोड़ का 2% मतलब 14 करोड़ रुपए लग गए. और गुजरात जाकर वही काम कर लो तो 1 रुपए में हो जाता है. तो ये चीज अगर कंपनी सेक्रेटरी को पता है तो वो अपनी कंपनी के 14 करोड़ रुपए बचा सकता है. नहीं पता है तो ठुकवाओ 14 करोड़ रुपए. तो ये चीज क्या है, वो जो 65 डॉक्यूमेंट्स है उनकी ना, फिर मैंने एक एक्सेल शीट बनाई एक स्टेट वाइज कि हर स्टेट में हर डॉक्यूमेंट के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी कितनी है. तो जब वो एक्सेल शीट बनाकर रखी तो फिर उसमें देखा कि कहाँ कौन से डॉक्यूमेंट पे कहाँ पर लोएस्ट है, तो वो क्लियर हो गया. फिर वो एक्सेल शीट संभाल कर रख लिया. उसको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहता हूँ जब जब स्टैम्प ड्यूटी रेट्स चेंज होते हैं स्टेट वाइज. लेकिन वो एक्सेल शीट में किसी को देता नहीं हूँ, वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, बड़ी मेहनत करके बना रखा है उसमें. ऑलमोस्ट इट टुक मी
ऑलमोस्ट 1 मंथ, मतलब रोज 2-2 3-3 घंटे निकाल कर उस पर काम करता था। तो 1 महीना लगा मुझे वो एक्सेल शीट बनाने में। तो वो मैंने आज तक कभी किसी को ना दिखाया स्क्रीन पे, ना मैं दिखाऊंगा कभी। और वो उसमें एडवाइजरी का काम होता है, और एक एडवाइस के ऊपर किसी के 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ बच जाएं तो आपको ऑब्वियसली एडवाइस की उसकी अपनी कंसल्टेंसी फीस तो मिलेगी ना अकॉर्डिंगली, दैट इज देयर। तो मैं तो सबको बोलता हूँ बना लो एक टेबल, हर कोई बना ले एक्सेल शीट, उसमें क्या है, एक बार मेहनत ही तो करनी पड़ेगी, और मेहनत करो फिर उसका कमाओ। तो नॉलेज अर्न्स यू द मनी। Well, then I'll say, going on further with this, well, एक और एग्जाम क्वेश्चन भी करवाई दूं आपको यहाँ पर। वेल बिफोर आई मूव ऑन फर्दर, एक और एग्जामिनेशन क्वेश्चन। और सैबिटेकोर कोड में पढ़ा था कि बायबैक करने से अगर ट्रिगर पॉइंट टच हो जाता है प्रमोटर्स का या किसी का, तो कितना टाइम मिलता है? हाउ मच टाइम? 90 डेज मिलते हैं। रिमेंबर दैट? बस वो क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। और वो अब उसको बायबैक के चैप्टर का क्वेश्चन कहेंगे, या उसको टेक ओवर के चैप्टर का कहेंगे, या कहेंगे किसी में भी फिट हो सकता है। और उसमें एक और भी था कि अगर कोई पहले से क्रीपिंग एक्विजिशन जोन में है, किसी के पास मान लो 35% शेयर्स हैं और कंपनी करती है बायबैक, उसकी वजह से उसका सिंगल ईयर में मोर देन 5% वोटिंग राइट जंप हो रहा है बायबैक करने की वजह से। नंबर ऑफ शेयर्स, कैपिटल बेस छोटा हो रहा है, तो जिसके जो 35% होल्ड कर रहा है उसके नंबर ऑफ शेयर्स रिमेन सेम, लेकिन परसेंटेज ज्यादा हो जाता है क्योंकि शेयर कैपिटल बेस छोटा हो रहा है बायबैक के बाद, शेयर्स एक्सटिंग्विश होने के बाद। तो उस वजह से वो 35% से जंप करके 42% आ गया, अब मोर देन 5% हो रहा है। तो इस केस में उसको ना तो एसआर के फेवर में वोट देना होता है, या छोटा बायबैक है तो बोर्ड रेजोल्यूशन के फेवर में वोट नहीं देना होता, याद आ रहा है? रिमेंबर दैट? और परसेंटेज लेवल जरूर जंप हो रहा है, लेकिन कंट्रोल उसके हाथ में नहीं आ रहा है, कंपनी का कंट्रोल उस बायबैक के बाद, तो एग्जम्प्ट हो जाएगा फिर उसको, देयर इज नो नीड ऑफ गिविंग पी डीपीएस। लेकिन अगर कंट्रोल आ रहा है तो फिर उसको ऑप्शन 2 देते हैं कि 90 दिन के अंदर आप वही सेल करो शेयर्स और अपना लेवल कम कर लो, और गो डाउन बिलो 5%, तो आपको पी डीपीएस नहीं देना पड़ेगा। रिमेंबर दैट? तो वो क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, दैट क्वेश्चन में लिख देता हूँ यहाँ पर। तो क्वेश्चन के साथ फिर आंसर भी 2 लाइनों में लिख लेंगे। और 5 नंबर का क्वेश्चन है एग्जामिनेशन क्वेश्चन, 5 मार्क्स। Is the buyback activity exempt from making open offer in SEBI code? In SEBI takeover code subject to fulfillment of some conditions, subject to fulfillment of some conditions, yes or no? और अब ओपन ऑफर की बात हो रही है, तो ओपन ऑफर वर्ड्स किसके लिए यूज हो रहे हैं? टेक ओवर, ये बायबैक ऑफर के लिए नहीं, टेक ओवर ऑफर। सो इज बायबैक एक्टिविटी एग्जम्प्ट फ्रॉम मेकिंग द ओपन ऑफर इन द SEBI कोड 2011 सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ सम कंडीशंस? एंड द आंसर इज येस और नो? आंसर इज येस। और टेक ओवर कोड में वो रेगुलेशन नंबर कौन सी थी? रेगुलेशन, एक तो रेगुलेशन 10 सब रेगुलेशन 2 में ही था, वो ट्रिगर वाला जो पॉइंट था वो तो वहाँ था। और फिर रेगुलेशन 10 सब रेगुलेशन 4 में क्लॉज, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, क्लॉज बी था, क्लॉज सी था, कौन सा था? दैट वाज रिगार्डिंग जब क्रीपिंग एक्विजिशन जोन में होते हैं वहाँ था, दैट वाज देयर। तो रेगुलेशन 10 सब रेगुलेशन 2, रेगुलेशन 10 ही याद रह जाए आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ है, तो वहाँ पर सब रेगुलेशन नहीं भी लिखेंगे, रेगुलेशन 10 ऑफ टेक ओवर कोड, और उसमें सिर्फ एक सिचुएशन लिखेंगे ट्रिगर वाली, या दोनों लिख कर आएंगे?
फिर दोनों लिख कर आएंगे, ट्रिगर वाली भी लिख कर आएंगे और क्रीपिंग एक्विजिशन जोन में जो एग्जम्पशन मिलती है सब्जेक्ट टू कंडीशंस वो भी लिख कर आएंगे ऑफ टेकर कोड 2011। तो उसमें एग्जम्पशन 1 फ्रॉम ट्रिगर पॉइंट, exemption 1 from the trigger point and exemption 2 is ये रेगुलेशन 10 सब रेगुलेशन 2 में था, और दूसरा जो एग्जम्पशन था एग्जम्पन 2 फ्रॉम या एग्जम्पशन 2 इन द क्रीपिंग एक्विजिशन जोन। वो आपका रेगुलेशन 10 सब रेगुलेशन 4 में था ऑफ सेबेटेकर कोड। 2 एग्जम्पशंस थी, 3 में था क्या? वेरीफाई कर लो पक्का पक्का एक बार। अच्छा, ट्रिगर पॉइंट वाला 3 में है, अच्छा। और जो दूसरा वाला क्रीपिंग एक्विजिशन वाला वो तो रेगुलेशन 10 सब रेगुलेशन 4 में था। क्लॉज मेरे को याद नहीं है उसका, क्लॉज क्या था? अगर क्लॉज कहीं दिख जाए तो सी था शायद, जहां तक मुझे लग रहा है 10(4)C 10(4)C था, चेक कर लो। कर लिया, थैंक यू। क्योंकि 10(4)A और 10(4)B तो राइट इशू था, राइट इशू विद इन एंटाइटलमेंट, राइट इशू बियॉन्ड एंटाइटलमेंट। 10(4)A was right issue within entitlement, 10(4)B right issue beyond entitlement because of the renunciations taken, वो था। तो 10(4)C was this, और फिर 10(4)D में वो अमलगमेशन वाला और टेक ओवर्स, अमलगमेशन हो रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो सब था बीच में साथ, और जो भी था IBC की चीजें थी बीच में, सिक कंपनीज थी 10(4)D में। So this is the final answer over here and exam question 5 marks। अब 5 नंबर में इतना सा तो लिखोगे नहीं आप, और जो लोगों को होता ना कि सर हमें ज़्यादा लिखना है, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा लिखने के लिए मिलेगा, और फुल लिखना, आराम से तसल्ली से सारी राम कहानी लिख कर आना। तो इसमें छोटा करने की जरूरत भी नहीं है ना, आंसर जितने दिल की भड़ास है सारी निकाल देना इसके अंदर। Then going on further with that, I'll say तो ये कुछ एक चीज़ें, बाकी मैंने आपको होमवर्क दिया ही था, will stays as homework with you। एस्क्रो अकाउंट में यहाँ थोड़ा सा आपको बस बता दूं, करवा तो मैं चुका ही हूँ आपको टेक ओवर कोड में भी और यहाँ पर भी। पेज नंबर 11 का ये जो टॉप पार्ट है एस्क्रो अकाउंट से जो डील कर रहे हैं हम, एस्क्रो अकाउंट, तो ये will A, B, B1, B2, C1, C2, C3 और C4 और उसके नीचे एक्सप्लेनेशन। ये पूरा 5 नंबर का स्ट्रेट क्वेश्चन है एस्क्रो अकाउंट के ऊपर। उसमें ये सब आपको लिख कराना है। वो 100 करोड़ तक का ऑफर है तो एस्क्रो अकाउंट मिनिमम 25%, 100 करोड़ के ऊपर एक्सेस में है तो मिनिमम 10%। और फिर एस्क्रो अकाउंट ओपन करने के 3 तरीके या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ 3 मेथड्स भी हो सकता है, पार्टली कैश, पार्टली बैंक गारंटी, पार्टली सिक्योरिटीज, एक्सेप्टेबल सिक्योरिटीज। और कैश डाल रहे हैं बैंक अकाउंट में तो इट कैन बी इंटरेस्ट बियरिंग एस्क्रो अकाउंट। बाकी सब कुछ की जरूरत नहीं है, नीचे जो दिया हुआ है ICS है, पूछता नहीं है, पढ़ लेना, लेकिन फिर भी मैं कहूँ पढ़ जरूर लेना, अपनी खुद की नॉलेज के लिए तो आना चाहिए। बाकी आपको याद होगा एस्क्रो अकाउंट का 90% शिफ्ट कर रहे थे स्पेशल एस्क्रो में, फिर वहां पर एड ऑन मनी डाल रहे थे पूरा पैसा करके, फिर पे कर रहे थे फाइनली। दैट वाज गोइंग ऑन, दैट वाज रेगुलेशन 10। एक्सटिंग्विशमेंट वगैरह ये सब हमने फ्लो चार्ट में ऑलरेडी कर लिया। ऑड लॉट्स का फ्लो चार्ट सेम। एंड नाउ वी गो ऑन फर्दर। और हम रेगुलेशन 13, 14, 15 तो पढ़ ही चुके थे लास्ट क्लास में। रेगुलेशन 16 अब पढ़ने की जरूरत नहीं है, और रेगुलेशन 16 इटसेल्फ एग्जाम में आया हुआ एग्जाम क्वेश्चन, लेकिन काफी पहले आया था, 2009 में आया था एग्जाम क्वेश्चन। राइट द प्रोसीजर फॉर बाय बैक थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। तो इट हैज बीन लॉन्ग टाइम बैक। मतलब ये तब से ही हमारे सिलेबस में चली आ रही हैं ये सब चीजें, और तब तो बायबैक रेगुलेशन 2018 होती भी नहीं थी, पुरानी वाली रेगुलेशन थी जब आया था एग्जाम में।
तो स्ट्रेट प्रोसीजर बीइंग आस्क्ड इन द एग्जाम, और मैं कहूँगा हम तो चार्ट वाइज फॉर्म में देख लेते हैं। और मैंने आपको बताया था ना कि 6 महीने के लिए रखते हैं ओपन, अगर स्टॉक एक्सचेंज से कर रहे हैं तो इट इज मैक्सिमम 6 मंथ्स, इट कैन बी लेस देन 6 मंथ्स बट इट इज मैक्सिमम 6 मंथ्स। और 6 महीने का मतलब ये नहीं होता कि रोज रोज डेली बाय बैक कर रहे हैं, जब मार्केट में प्राइस क्रैश होगा तब कर लेंगे। और शुरू में क्या है, हमने मान लो अब एक एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं स्टेप नंबर 1, तो बाय बैक थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, और शुरू में हमने बोर्ड रेजोल्यूशन या एसआर पास कर लिया एज द केस में भी, और प्रिज्यूम कर रहे हैं कि इट इज फॉर द बाय बैक ऑफ 1 करोड़ इक्विटी शेयर्स, प्रिज्यूम कर रहे हैं कि हम टोटल, और हमने एसआर में लिख दिया इट इज फॉर द बाय बैक ऑफ 1 करोड़ इक्विटी शेयर्स। साथ में हमने ये भी बता दिया कि देयर इज अ प्राइस रेंज, देयर इज अ प्राइस रेंज फॉर बायबैक। यहां पर सिंगल प्राइस नहीं बता रहे, क्या बता रहे हैं, प्राइस रेंज है, जैसी मार्केट होगी मार्केट को देखते हुए हम बायबैक के लिए उस वक्त जो सूटेबल प्राइस होगा वो पे कर देंगे। लेट अस से हमने प्राइस रेंज एक रख लिया है 300 टू 330, एक प्राइस रेंज रख लिया पर शेयर, 300 टू 330 per share is the price range. I hope getting this. And then moving on further into that, well, I'll say, अब क्या होता है, वेल रेजोल्यूशन पास हो गया, प्राइस रेंज वगैरह दे दिया, और रेजोल्यूशन पास करने वाले लोग कौन है, शेयर होल्डर्स। क्या उनको भी प्राइस रेंज मालूम ही है कि इसी प्राइस रेंज में कंपनी ऑन अ गिवन डे 300 भी पे कर सकती है, कंपनी ऑन अ गिवन डे 305 पे कर सकती है, कंपनी ऑन अ गिवन डे 330 भी पे कर सकती है, डिपेंडिंग अपॉन की मार्केट में सिचुएशन क्या चल रही है, प्राइस मार्केट में कितना नीचे गिरा है, कितना क्रैश है। अगर बहुत ज्यादा सुपर क्रैश है तो शायद कंपनी 300 देगी, अगर ऑन अ गिवन डे। अगर बहुत ज्यादा क्रैश नहीं है तो शायद कंपनी 310, 320, 325 भी दे सकती है ऑन अ गिवन डे। इट डिपेंड्स अपॉन मार्केट कंडीशन, क्योंकि 6 महीने बड़ा लंबा पीरियड है ना, एक सिंगल प्राइस नहीं रख सकते आप 6 महीने के लिए। 6 मंथ्स इज वेरी लॉन्ग। वो तो होता है ना 10 दिन के लिए, चलो टेंडरिंग पीरियड ओपन हुआ, क्लोज हुआ, उसके लिए तो आप सिंगल प्राइस रख दो, आप एक सिंगल प्राइस दे दो, आप कुछ भी कर लो, टेंडरिंग पीरियड आप सिंगल प्राइस पे करवा लो, या प्राइस बैंड दे दो, वटेवर। लेकिन वो तो अभी रिवर्स बुक बिल्डिंग वाला तो अभी आएगा। टेंडरिंग ऑफर तो मतलब वन सिंगल प्राइस ओनली, जो आपने लास्ट क्लास में फ्लो चार्ट किया था उसमें कोई प्राइस बैंड भी नहीं था। यहाँ पर क्योंकि लंबा मामला है 6 महीने का, एक सिंगल प्राइस चल नहीं सकता ना, मार्केट कितना ऊपर चली जाएगी या कितना नीचे चली जाएगी कुछ कहना मुश्किल होता है 6 महीने के पीरियड में। सो दैट इज व्हाई वी आर सेइंग प्राइस रेंज। और उसके बाद रेजोल्यूशन के बाद विद इन 2 वर्किंग डेज गिव द पब्लिक अनाउंसमेंट इन द न्यूज़पेपर्स, साइमल्टेनियसली फाइल पब्लिक अनाउंसमेंट टू सेबी, और उसके बाद विद इन मैक्सिमम 7 वर्किंग डेज ओपनिंग ऑफ बाय बैक ऑफर्स। मैक्सिमम 7 है, जल्दी कर सकते हैं, जल्दी तो कर ही सकते हैं। एंड देन द डेट ऑफ ओपनिंग एंड देन द डेट ऑफ क्लोजिंग। तो ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में गैप कितना है, दिस इज मैक्सिमम 6 मंथ्स। और इस 6 महीने में हम क्या बोल रहे हैं, कंपनी विल प्लेस द बाय ऑर्डर्स इन द ऑनलाइन ट्रेडिंग मैकेनिज्म फ्रॉम टाइम टू टाइम, एंड इट इज नॉट डेली बेसिस, दिस इज नॉट डेली बेसिस, जब सुटेबल लगेगा तब करेंगे, इट इज नॉट ऑन डेली बेसिस। ये डेली बेसिस पे नहीं होगा। तो किसी दिन कंपनी ने फर्स्ट डे 2 लाख शेयर्स के लिए ऑर्डर प्लेस कर दिया, फिर बीच में एक दिन खाली चला गया, 0 हो गया, फिर एक दिन 5 लाख शेयर्स के लिए ऑर्डर प्लेस कर दिया, फिर बीच में कोई दिन 0 हो गया, तो चलता रहेगा। फिर एक दिन 1 लाख शेयर्स के लिए ऑर्डर प्लेस कर दिया, तो और अब ये कहानी कितना टाइम चलती रहेगी, 6 महीने तक चलती रहेगी ये कहानी। गेटिंग द पॉइंट। तो 0 वाले दिन भी बीच बीच में आएंगे, दे विल बी ऑल्सो कमिंग। एंड देन वी से विल, जब कंपनी, अब स्पेशल नोट यहाँ पर एक दिया गया, प्रमोटर्स कैन नॉट सेल और टेंडर देयर शेयर्स टू द कंपनी इन द बायबैक ऑफर ड्यूरिंग 6 months. So this is absolute prohibition on whom? On promoters। और होना भी चाहिए, क्योंकि नहीं तो प्रमोटर्स तो चालबाजी खेलेंगे कि जिस दिन मालूम है कि कंपनी की तरफ से बाय ऑर्डर पंच होना है, पहले जाकर अपनी तरफ से सेल ऑर्डर पंच कर दो, और फिर उसके 1 मिनट बाद 2 मिनट बाद कंपनी की तरफ से बाय ऑर्डर पंच कर दो। दोनों ऑर्डर सिस्टम ने मैच कर दिए, और बाकी रिटेल इन्वेस्टर्स, लाखों रिटेल इन्वेस्टर्स
वो घर बैठे हैं, मतलब उनके साथ आप अप्रैल फूल बना रहे हो, और प्रमोटर्स सिर्फ अपने शेयर्स कंपनी को दिए जा रहे हैं और कंपनी का पैसा कंपनी के बैंक अकाउंट से प्रमोटर्स के पर्सनल बैंक अकाउंट में शिफ्ट हुआ जा रहा है, और जनरल पब्लिक को कुछ मिल भी नहीं रहा, और जनरल पब्लिक सिर्फ क्रैश होता हुआ देख रही है। सो वेल आल से तो दिक्कत होगी, इसलिए एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन मालूम है हम लोगों को, ऑलरेडी पता है। देन वी से यहाँ पर अब एक जो आगे बात कर रहे हैं कि जब जब शेयर्स टेंडर हो रहे हैं, कंपनी शैल इन्फॉर्म द स्टॉक एक्सचेंज अबाउट द शेयर्स बॉट बैक ऑन डेली बेसिस एंड द स्टॉक एक्सचेंज विल अपडेट देयर वेबसाइट। तो डेली रिपोर्टिंग जरूर जाएगी, डेली रिपोर्टिंग जरूर जाएगी टू द स्टॉक एक्सचेंज की आज हमने कितने खरीदे, आज कितने खरीदे, आज कितने खरीदे। जिस दिन नहीं खरीदे तो जीरो की रिपोर्ट जाएगी, लेकिन जीरो की रिपोर्ट जाएगी। रिपोर्ट तो रोज डेली जानी है, चाहे वो कुछ शेयर्स आप खरीदो या ना खरीदो, चाहे जीरो वाली रिपोर्ट जाए। देन 50,000 शेयर्स के साथ हमने यहाँ पर लिखा है विद इन 15 days ऑफ ईच रिसीट ऑफ शेयर्स, वैसे एवरी टाइम द कंपनी शैल एक्सटिंग्विश। और ये सेम पॉइंट कहाँ था, टेंडर ऑफर में भी था। जिस दिन शेयर्स रिसीव किए हैं, जिस दिन शेयर आपने रिसीव किए हैं, चाहे ऊपर वो 1 लाख शेयर्स थे तो उनके लिए भी सेम है, that's within 15 days of each receipt the company shall extinguish the shares. And now coming to the very last point, closing के बाद within 7 working days the company shall extinguish all the shares received in buyback offer. और ये जो 15 days है that shall not exceed this 7 days। और मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, 7 वर्किंग डेज है, ये 7 days है, वो मैं एक बार और वेरीफाई भी कर लेता हूँ यहाँ पर, company shall extinguish, otherwise this is the chart। 7 days है, रेगुलेशन नंबर 21। Regulation number 21, sub-regulation 2, 15 days and this is 7 days. Regulation 21, clause 2, should I say. So it is not 7 working days, it is 7 days over here. So that is the final picture in front of you. और ऊपर जो 15 days of the each receipt था, वो 15 days जो each receipt है, वो किसी भी हाल में इस 7 days के आगे नहीं जाना चाहिए। Got that? और इज इट पॉसिबल कि ये 2 लाख शेयर जब खरीदे तो शेयर वेल ऑफर प्राइस दिया था 300 रुपए पर शेयर, और जब इधर 1 लाख खरीदे तो 330 रुपए पर शेयर, 50,000 खरीदे तो 320 रुपए पर शेयर। अलग अलग दिन अलग अलग, लेकिन जो भी होगा वो इस प्राइस रेंज के अंदर होगा। वो रेंज शुरू से डिफाइन कर दी गई है, और सेबी कहता है आप रेंज रख सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। Then going on further, the next one that we are having, और अब इसके साथ मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में इसमें से क्वेश्चंस अलग से तो कभी पर्टिकुलरली पूछते नहीं है लोग, तो मैं इन सभी के साथ जहाँ से ये चल रहा है, और 2009 में एक बार क्वेश्चन आया था, वो भी बायबैक थ्रू स्टॉक एक्सचेंज पे राइट अ शॉर्ट नोट। इट हैज बीन लॉन्ग टाइम, इतने साल में तो भगवान श्री राम वनवास काट के वापस आने वाले थे, दिवाली भी आने वाली है, तैयारियां कर लो, क्या पता बायबैक आ जाए 2009 के बाद 2022 में। सो रेगुलेशन 20, वही एस्क्रो अकाउंट वगैरह सब वही सेम ही चल रही है कहानी। तो रेगुलेशन 21, एक्सटिंग्विशमेंट विद इन 7 days, 15 and then 7 days, and then finally, well, regulation 22 that talks about buyback through book building. And when we are talking about this buyback through book building, well, तो प्रोसीजर तो अब आपको मालूम है, बिडिंग करवाएंगे। फिर बुक बिल्डिंग का मतलब तो क्या है, बिडिंग करवाएंगे, और जो कट ऑफ पे आएंगे या कट ऑफ के नीचे आएंगे वो सक्सेसफुल,
जो कम पैसे मांग रहे हैं, और कंपनी चाहती है कि कम पैसे देकर ज़्यादा शेयर्स आ जाएं, और जो कट ऑफ के ऊपर आएंगे वो अनसक्सेसफुल, क्यों उनकी बिड्स रिजेक्ट हो जाएंगी और कंपनी उनसे शेयर्स बायबैक नहीं करेगी. दैट इज देयर. So buyback happening through the reverse book building, and step 1 board resolution, step 2 special resolutions, then open the escrow account, then give the public announcement in the newspapers, and escrow account may be interest bearing escrow account, तो कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर. डिपॉजिट करेंगे, और कितना पैसा, किस बेस पे पैसे डिपॉजिट करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ कैप प्राइस. तो हम तो ये मान लेते हैं कि कैप प्राइस विल बी अल्टीमेटली द कट ऑफ प्राइस, और ऑल ओवर इंडिया कोई भी शेयर होल्डर कैप प्राइस के नीचे बिड करेगा ही नहीं, सारे के सारे कैप प्राइस पे बिड लगाएंगे. हम तो ऐसा प्रोज्यूम करके चल लेते हैं. हो सकता है कम की बिड्स आ जाएं, कम लालची लोग भी निकल आए और कट ऑफ नीचे निकल आए, लेकिन फॉर द टाइम बिंग कंपनी तो प्रोज्यूम ही करके चल रही है कि, या सैबी भी प्रोज्यूम कर रहा है कि सारी बिड्स कैप पे ही आने वाली है. देन फाइनली गिव द पब्लिक अनाउंसमेंट इन द न्यूज पेपर्स, और उसके बाद विद इन 2 वर्किंग डेज गिव द कॉपी ऑफ द पब्लिक अनाउंसमेंट टू सैबी. एंड यहाँ से स्टेप 3 और स्टेप 5 में इन्होंने गैप दिया हुआ है. जिस दिन आप पब्लिक अनाउंसमेंट न्यूज़पेपर में देते हैं, उसके बाद विद इन 7 डेज इज डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ बायबैक ऑफर. और इस 7 डेज के बेस पे मैं ये कैलकुलेट कर रहा हूँ. यहाँ पर क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ, 7 - 2 इज 5. ये -2 क्यों किया, वो पब्लिक अनाउंसमेंट के बाद 2 दिन में आप सैबी के पास फाइल कर रहे थे. न्यूज़पेपर और सैबी फाइलिंग में 2 दिन का गैप था. तो और यहाँ पर हम कह रहे हैं न्यूज़पेपर में देने के बाद 7 दिन में आपको बायबैक ऑफर ओपन करना है, और इस 7 दिन के बीच में वो 2 दिन है जब आप सभी की फाइलिंग कर रहे हो. तो 2 + 5 इज 7. तो आपको यहाँ लिखना है तो यहाँ लिख सकते हैं 7 के साथ, दिस इज 2 + 5 इज 7. बस टोटल इज मैक्सिमम 7 डेज जो दिया हुआ है इन्होंने. एंड देन ओपनिंग ऑफ ऑफर हो गया. देन द ऑफर हैज टू बी केप्ट ओपन फॉर मिनिमम 15 डेज, मैक्सिमम 30 डेज. बायबैक ऑफर आपको ओपन रखना है. एंड देन क्लोजिंग, और इस बीच में बिडिंग शेल टेक प्लेस थ्रू मिनिमम 30 इलेक्ट्रॉनिकली लिंक्ड, मिनिमम 30 इलेक्ट्रॉनिकली लिंक्ड बिडिंग टर्मिनल्स ऑल ओवर इंडिया हैव टू बी गिवन. ज़्यादा हो सकते हैं, और अब तो मैं कहूँगा जितने ब्रोकर्स हैं ऑल ओवर इंडिया, 4000 ब्रोकर हैं, 5000 ब्रोकर हैं, तो सभी के थ्रू करवा लो आप बिडिंग, थ्रू ईच एंड एवरी ब्रोकर. वाई ओनली 30? वेल, एंड इन दिस केस, वेल फाइनली अब वो कट ऑफ प्राइस निकाला जाएगा. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मर्चेंट बैंकर शेल डिटरमाइन द कट ऑफ प्राइस विल ऑफर क्लोज होने के बाद. देन सेम कट ऑफ प्राइस शेल बी पेड टू ऑल द सक्सेसफुल बिडर्स हु हैव बिड एट और बिलो द एट द कट ऑफ प्राइस और बिलो द कट ऑफ प्राइस. तो पेमेंट डच बेसिस पे करेंगे. डच मतलब सेम पेमेंट टू ऑल. फ्रेंच पेमेंट का मतलब होता है जिसने जितनी बिड लगाई उसको उतनी पेमेंट. तो फ्रेंच ऑक्शन नहीं हो रही है, फ्रेंच पेमेंट नहीं हो रही है. क्या हो रहा है, डच स्टाइल है. डच स्टाइल मतलब सेम पेमेंट टू ऑल. तो वेल वो लोग बड़े खुश होंगे जो कट ऑफ प्राइस से कम पे बिड लगाकर बैठे हैं, एंड दे विल बी प्रेटी हैप्पी कि चलो हमने तो पैसे कम मांगे थे लेकिन हमको भी कट ऑफ प्राइस मिल रहा है, ज्यादा पैसे मिल रहे हैं. दे विल बी वेरी हैप्पी. So the things are plain, simple, and public announcement in the newspaper shall contain the details of the reverse book building process. वो आपको प्रोसेस की डिटेल स्पीच भी देनी है. और रिवर्स बुक बिल्डिंग जो करवाया जा रहा है तो उसका एग्जाम्पल है, एक फिक्टिशियस एग्जाम्पल है कि ए लिमिटेड की शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपीज़, करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 250 रुपीज़. कंपनी ने पब्लिक अनाउंसमेंट में प्राइस बैंड दिया 270 से लेकर 350 का, वेल एक प्राइस बैंड दिया कंपनी ने. तो ऑब्वियसली, और प्राइस बैंड में जो फ्लोर है 270, वो भी करंट मार्केट प्राइस से ज़्यादा है. तो हम तो बोल ही रहे हैं कि बायबैक में हम वी आर ऑफरिंग अ प्राइस बेटर देन द करंट मार्केट प्राइस, उससे ज़्यादा ही ऑफर कर रहे हैं. और फिर बिडिंग ओपन रखी जाती है मिनिमम 15, मैक्सिमम 30 डेज, और अलग अलग बिड्स आ गई हैं आपके पास. नाउ वंस यू आर रिसीविंग ऑल द बिड्स, तो फिर ऑफर क्लोज होने के बाद आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ ऑफर एक कट ऑफ प्राइस निकाला जा रहा है. वेल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मर्चेंट बैंकर मिलकर कट ऑफ प्राइस निकाल रहे हैं, और हम प्रिज्यूम कर रहे हैं कट ऑफ प्राइस क्या निकाला है 310. इसमें सैबी ने कोई फॉर्मूला नहीं दिया कहाँ निकालना है, अपनी मर्जी से जहाँ मन करे वहाँ निकालो. आपका कंफर्ट जोन है, अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से. और जो कट ऑफ प्राइस में है उसके नीचे हैं वो सारे सक्सेसफुल बिडर्स हैं, जो ऊपर हैं वो अनसक्सेसफुल बिडर्स हैं. तो 310 आपका कट ऑफ प्राइस है, एंड अकॉर्डिंगली सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल.
और जितने भी 295, 289, 381 वाले हैं या 281, 280, 275 वाले हैं, उन सबको पे कितना होगा? 310। अल्टीमेटली पे सबको 310 ही होगा, which is your cut-off price. Simple है. So this is all about when we were talking about the procedure part, and once again I'll say, जहाँ तक पढ़ने का काम है, I am giving you as a homework. एग्जाम में पूछा नहीं है आज तक तो कभी, लेकिन आसान है. इट्स वेरी वेरी इजी, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड अबाउट दिस. और मैं तो यही बोलूँगा, फ्लो चार्ट अगर याद करना है तो इसको याद करने के बजाय फ्लो चार्ट को याद कर लो, उसी को मेमोराइज कर लो. एक्सटिंग्विशमेंट इन द एंड वो आपको मालूम ही है, विद इन हाउ मच टाइम? विद इन मैक्सिमम 7 days. और वो कह रहे हैं म्यूटेटिस म्यूटेंडिस, वही प्रोविजन अप्लाई करो जो टेंडर ऑफर में था, कि जिस दिन टेंडर हो रहा है वहां से 15 days या फिर लास्ट डेट से 7 days मैक्सिमम. जनरल ऑब्लिगेशंस नाउ विल, अब यहाँ पर कुछ पॉइंट वाकई काम के हैं. जनरल ऑब्लिगेशन तो मुझे लगता है पढ़ने वाली चीज है. रेगुलेशन 24 में फिर भी पढ़ने वाले अच्छे अच्छे पॉइंट निकल कर आते हैं. देयर आर सर्टेन वेरी गुड पॉइंट्स इन दिस रेगुलेशन 24. तो रेगुलेशन 24 ध्यान से पढ़िएगा. और मेरा मानना है कि वो तो चलो प्रोसीजर पार्ट था जो आप डील कर रहे थे, यहाँ तो कुछ अच्छे लीगल पॉइंट्स हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए, समझने के लिए. द कंपनी शेल इंश्योर दैट, अब जो कंपनी बायबैक कर रही है, शेल इंश्योर दैट द लेटर ऑफ ऑफर, द पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ द ऑफर और एनी अदर एडवर्टाइजमेंट, सर्कुलर, ब्रोशर शेल कंटेन द ट्रू एंड फैक्चुअल मटेरियल. सही इंफॉर्मेशन दीजिए, जो भी देना है आपको सही इंफॉर्मेशन दीजिए. नंबर 1 लेटर ऑफ ऑफर में, नंबर 2 पब्लिक अनाउंसमेंट में, नंबर 3 एडवर्टाइजमेंट में, सर्कुलर्स में, ब्रोशर्स में, पब्लिसिटी मटेरियल में ट्रू एंड फैक्चुअल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कीजिए. एंड शेल नॉट कंटेन एनी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन मत दीजिए. जो भी बताना है सही बताओ, सच बोलो, झूठी इंफॉर्मेशन मत दो. ये कंपनी की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है. नंबर 2, कंपनी शेल नॉट इशू any shares or other specified securities including by way of bonus issue till your buyback offer is going on, जब तक आपका buyback period complete नहीं हो जाता. और आपको मालूम है buyback period complete होने के बाद, कंपनी लॉ में तो लिखा था कि buyback period complete होने के बाद 6 महीने तक सेम काइंड ऑफ सिक्योरिटीज, पब्लिक इशू, राइट इशू, प्रेफरेंशियल इशू नहीं कर सकते. वो बायबैक कंप्लीट होने के बाद बोनस इशू कर सकते हैं, या ई सोप स्वेट इक्विटी कर सकते हैं, या कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर्स प्रेफरेंस शेयर्स इनटू इक्विटी शेयर्स कर सकते हैं, जो पहले से चला आ रहा है, जिसकी पुरानी ऑब्लिगेशंस ड्यू हैं ड्यूरिंग 6 months. तो वो एक अलग चीज़ है, वो कंपनी लॉ में भी था, दैट वाज देयर इन सेक्शन 68. तो यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर बात बायबैक ऑफर क्लोज होने की बात की नहीं हो रही है. यहाँ पर बात हो रही है बायबैक ऑफर क्लोज होने से पहले, बीच में कह रहे हैं कि कंपनी कोई भी सिक्योरिटीज इशू नहीं करेगी, और यहां तक कि बोनस इशू भी नहीं देगी टिल द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ बायबैक पीरियड, जब तक फुल एंड फाइनल पेमेंट्स नहीं हो जाती. अच्छा, बायबैक के लिए जो भी पेमेंट होगी विल बी ओनली बाय वे ऑफ कैश. कंपनी ये नहीं कह सकती कि हमारी कंपनी इंडिगो एयरलाइंस है तो हम बायबैक के बदले में एयर टिकट्स बांट रहे हैं एंड फ्लाई गुड टाइम्स और समथिंग, वो नहीं चलेगा. सो दैट इज, या कंपनी फोर्टिस है तो ये नहीं कह सकती कि बायबैक के बदले में हम आपको अपने यहाँ बेड फ्री में दे रहे हैं, आओ और 7 दिन रह कर जाओ हॉस्पिटल में. तो ऐसे नहीं चलेगा, दैट विल नॉट डू. मतलब ये क्या सेंस हुई सर, एक तो शेयर्स दे रहे हैं, ऊपर से कह रहे हैं आओ सर्जरी फ्री में करवा लो. सो ऐसे वाले ऑफर नहीं चलेंगे. द पेमेंट हैज टू बी ओनली एंड ओनली इन कैश. द नेक्स्ट वन, द कंपनी शेल नॉट विड्रॉ. The company shall not withdraw the offer to buyback after the draft letter of offer is filed with SEBI. अब एक बार आपने SEBI के पास ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल कर दिया, अभी तो आप पब्लिक के पास गए नहीं, या आपने पब्लिक अनाउंसमेंट दे दी, दोनों में से कोई भी एक काम कर दिया, उसके बाद विड्रॉ करना अलाउड नहीं है. विड्रॉ करना अलाउड नहीं है, एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन. प्रमोटर्स एंड और हिज देयर एसोसिएट्स शेल नॉट डील, ना खरीदना है ना बेचना है, the shares or the other specified securities of the company in the stock exchange or maybe off market, ना तो on market ना तो off market, including inter se transfer of shares amongst promoter family भी नहीं करना है during the period from the date of passing the resolution for buyback and till the closing of offer. तो during buyback period absolute prohibition on the promoters, ना कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं ना बेचने हैं, ना स्टॉक मार्केट में ना ऑफ मार्केट, और यहाँ तक कि आपस में प्रोमोटर ग्रुप के अंदर भी नहीं करना है. एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन.
नहीं तो आप मार्केट में शेयर के रेट को मैनिपुलेट कर दोगे, खरीद कर बेच कर शेयर के रेट को बढ़ा दोगे, गिरा दोगे, जो भी है कुछ ना कुछ मैनिपुलेट करोगे, मतलब ड्यूरिंग द बायबैक। टेंडरिंग पीरियड में पार्टिसिपेट करो, मतलब टेंडर कर सकते हो आप अपने शेयर कंपनी को, लेकिन उसके अलावा जाकर कहीं और सेल परचेज नहीं कर सकते। तो प्रमोटर सिर्फ एक काम कर सकते हैं, टेंडर ऑफर है या वेल लेट अस से रिवर्स बुक बिल्डिंग है, तो उसमें अपने शेयर्स टेंडर कर सकते हैं कंपनी को। स्टॉक एक्सचेंज वाले बायबैक में तो खैर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, बट बाकी वो टेंडर कर सकते हैं। टेंडर करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं। दे कैन नॉट डील इन द शेयर्स इन एनी मैनर। Then the company shall not raise the further capital for the period of 1 year। अब यहां पर मैं कहूंगा कंपनी लॉ में 6 मंथ्स था और कंपनीज एक्ट के 6 मंथ्स को बढ़ाकर 1 ईयर कर दिया सेबी ने। The company shall not raise further capital for a period of 1 year from the expiry of the buyback period except in discharge of the subsisting obligations। कोई पुरानी obligations चली आ रही हैं तो एक अलग बात है, लेकिन उसके अलावा इन जनरल बायबैक कंप्लीट होने के बाद नो न्यू पब्लिक इशू, नो न्यू राइट इशू, नो न्यू प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट फॉर, कंपनी लॉ में 6 मंथ्स था, सेबी कहता है नॉट फॉर 1 ईयर। तो अब वो 6 मंथ्स को भूल जाओ आप। अगर आपकी कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो फिर प्रोहिबिशन 1 ईयर है, अगर आपकी कंपनी अनलिस्टेड कंपनी है तो प्रोहिबिशन 6 मंथ्स है जो कंपनीज एक्ट में दिया हुआ है। अभी यहां पर कंपनीज एक्ट को भूल जाओ आप। और कंपनीज एक्ट में तो ये लिखा था कि कंपनी बायबैक कंप्लीट करने के बाद जिस पर्टिकुलर काइंड की सिक्योरिटीज आपने बायबैक की है, सेम काइंड की सिक्योरिटीज कंपनी 6 महीने तक इशू नहीं कर सकती। यहां तो कह रहे हैं 1 ईयर तक कोई फर्दर कैपिटल रेज नहीं हो सकती, नाइदर सेम काइंड ऑफ सिक्योरिटीज नॉर डिफरेंट काइंड ऑफ सिक्योरिटीज। कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट हो गया है अभी। अगर आपने बायबैक ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स किया है तो ना तो आप आने वाले 1 साल में प्रेफरेंस शेयर्स इशू करोगे, ना आप इक्विटी शेयर्स इशू करोगे। द कंपनी शैल नॉट रेज एनी further capital, neither same kind nor different kind, neither same kind nor different kind, पहली चीज। and don't raise further capital तो मतलब no public issue, no right issue, no preferential issue, कुछ नहीं। सिर्फ क्या चीजें अलाउड हैं, एक्सेप्ट क्या कर दिया है, सबसिस्टिंग ऑब्लिगेशंस। सबसिस्टिंग ऑब्लिगेशंस का मतलब कोई ओल्ड एग्जिस्टिंग कन्वर्टेबल डिबेंचर्स चले आ रहे हैं, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर चले आ रहे हैं, कन्वर्टेबल वारंट चले आ रहे हैं पुराने, या फिर ईसोप स्कीम ओल्ड एग्जिस्टिंग जिसकी वेस्टिंग हो रही है उस 1 ईयर में, जिसकी वजह से कंपनी के ऊपर ऑब्लिगेशन है बस। कि कंपनी को इक्विटी में कन्वर्ट करके देना है, तो एक अलग बात है। और ये पुराने चले आ रहे हैं फ्रॉम, कब से चले आ रहे हैं, अर्लियर देन बायबैक, बायबैक से पहले। इशूड अर्लियर देन बायबैक ऑफर। तो यहाँ पर सेबी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है एज कम्पेयर टू कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज एक्ट में सिर्फ क्या मना था कि बायबैक कंप्लीट करने के बाद सेम काइंड ऑफ सिक्योरिटीज कैन नॉट बी इशूड फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स। यहाँ पर सेबी कह रहे हैं सेम काइंड और डिफरेंट काइंड, एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटीज कैन नॉट बी इशूड फॉर नेक्स्ट 1 ईयर, not 6 months but 1 year. And no public announcement of buyback shall be made during the pendency of any scheme of amalgamation or compromise arrangement in the provisions of the Companies Act. Companies Act में वो जो हम सेक्शन 232, सेक्शन 232 to 233 वगैरह देखते हैं Companies Act में, NCLT अप्रूवल लेकर, CG अप्रूवल लेकर, उन दिनों में
आप कोई बायबैक ऑफर नहीं करेंगे। एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन अगर आपकी स्कीम पेंडिंग चल रही है। हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन ही आ जाए, इसी की ओर 5 नंबर का क्वेश्चन बना कर देते हैं कि आजकल हमारी एक अमलगमेशन की या कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट की स्कीम एनसीएलटी में पेंडिंग पड़ी है, उसी बीच में कंपनी प्लान कर रही है, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्लान कर रहे हैं बायबैक करना, प्लीज एडवाइज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो क्या एडवाइस देंगे? एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन। भाई मतलब बेसिकली वो क्या चाह रहे हैं, आप एक काम निपटा लो पहले, ये अगर कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो आप एक काम निपटा लो, आप पहले अमलगमेशन वाला काम निपटा लो, बायबैक वाला पंगा बाद में ले लेना। सारे पंगे एक साथ क्यों लेने हैं जिंदगी में? मतलब कंपनी सेक्रेटरी बेचारा वो गंजा हो जाएगा अगर सारे पंगे एक साथ लेते रहेंगे। तो पहले एक पंगा खत्म हो जाए फिर दूसरा पंगा बाद में शुरू करना, बीच में सारे काम एक साथ शुरू ना करो। द कंपनी शेल नॉमिनेट कंप्लायंस ऑफिसर, और सही है या नहीं है? लॉजिकली बिल्कुल सही है कि भाई एक बहुत बड़ी चीज कर रहे हो आप आजकल, अमलगमेशन कर रहे हो या कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट कर रहे हो, तो पहले वो एक बड़ा काम तो खत्म कर लो आप। और स्टॉक मार्केट में भी तो इन्वेस्टर्स भी, लाखों इन्वेस्टर्स भी तो पागल हो जाएंगे कि हो क्या रहा है, कंपनी कहाँ तो अमलगमेशन में जा रही है, कहाँ बीच में बायबैक ऑफर घुस गया, ये जाएं किधर ना जाएं किधर, तो समझ में नहीं आएगा। देन द कंपनी शेल नॉमिनेट अ कंप्लायंस ऑफिसर, तो नॉमिनेट करना है, एंड द इन्वेस्टर सर्विस सेंटर फॉर द कंप्लायंस विद द बायबैक रेगुलेशंस। तो एक कंप्लायंस ऑफिसर का होना जरूरी है, किसको होना चाहिए? द कंपनी सेक्रेटरी इन एम्प्लॉयमेंट, द सीएस इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि हाँ हम सब कुछ ठीक से मैनेज करेंगे। नेक्स्ट वन, द पर्टिकुलर्स ऑफ द सिक्योरिटी सर्टिफिकेट विच आर एक्सटिंग्विश्ड, जो सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स एक्सटिंग्विश किए गए हैं, डिस्ट्रॉय किए गए हैं, उनके पर्टिकुलर्स फर्निश कीजिए, वेल फर्निश्ड बाय द कंपनी टू द स्टॉक एक्सचेंज वेयर द शेयर्स आर लिस्टेड, एंड विद इन हाउ मच टाइम? विद इन 7 days ऑफ एक्सटिंग्विशमेंट। तो पर्टिकुलर्स shall be furnished of the security certificates which are destroyed and furnished to the stock exchange within 7 days. Then company shall not buy back, अब ध्यान से पढ़ेगा, the company shall not buy back locked in shares. What do you mean by company shall not buy back locked in shares? वो प्रमोटर्स के शेयर के ऊपर लॉक इन है 18 months, मे बी आईपीओ के बाद, मे बी प्रेफरेंशियल इशू के बाद, जो भी शेयर्स लॉक इन में चल रहे हैं उनका बायबैक नहीं हो सकता। एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन ऑन दिस। तो लॉक इन वाले शेयर्स का बायबैक नहीं हो सकता, और होना भी नहीं चाहिए। जब शेयर्स लॉक इन में हैं तो भाई ट्रांसफर नहीं हो सकते हैं, तो बायबैक भी नहीं हो सकता। तो कहीं कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, मतलब कहीं बोलने वाले ये ना बोलें हमने ट्रांसफर थोड़े ना किए, ये तो कंपनी ने बायबैक की है, कंपनी ने एक्सटिंग्विश की, और टाइटल कंपनी के पास भी नहीं गया, ये तो शेयर्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं। तो इसलिए दिमाग में कहीं शक ना रह जाए, तो सेबी ने क्लियर कर दिया कि भाई ड्यूरिंग लॉक इन आप अपने शेयर्स बायबैक में भी नहीं दे सकते। द कंपनी शेल नॉट बाय बैक द लॉक्ड इन शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, एंड अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज में वो हो सकता है कंपल्सरी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हो, कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज कहने से दैट जो भी लॉक इन में है, एंड नॉन ट्रांसफरेबल shares also or the other specified securities till the pendency of the lock-in or till the shares of specified securities become transferable. ये नॉन ट्रांसफरेबल शेयर्स क्यों हैं? अब सुनना जरा, कभी कभी क्या होता है, एनसीएलटी को लगा कि नहीं कुछ शेयर्स की ना ओनरशिप में फ्रॉड है, वो सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर छुपा हुआ है पीछे, इन शेयर्स को डेड स्टॉक बना दो। डेड स्टॉक मतलब ना तो इन शेयर्स के ऊपर मतलब इनको फ्रीज कर दो, ना तो इन शेयर्स को बेचा जा सकता है, ना इनके ऊपर डिविडेंड मिलेगा, ना इसके ऊपर वोटिंग पावर मिलेगी, ना इसके ऊपर बोनस शेयर, राइट शेयर, कुछ नहीं मिलेंगे। तो एनसीएलटी हैज द पावर टू कन्वर्ट द शेयर्स इन डेड स्टॉक, या शेयर्स पे फ्रीज करने की पावर होती है एनसीएलटी के पास कंपनी लॉ में। एनसीएलटी इन कंपनी लॉ कैन मेक द शेयर्स, एनसीएलटी ऑर्डर टू मेक द शेयर्स डेड स्टॉक। और ऐसी सेबी टेकओवर कोड का एक पार्ट वो है जो मैंने आपको पढ़वाया नहीं, आपके सिलेबस में नहीं है। किसी ने शेयर्स खरीदे हैं सेबी टेकओवर कोड की कॉन्ट्रावेंशन में, तो सेबी उन शेयर्स को भी कुछ टाइम के लिए डेड स्टॉक बना देता है, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, वो सेबी के ऑर्डर में लिखा होगा कि इन शेयर्स को आपने खरीद तो लिया है इन द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ टेकर कोड, लेकिन आप बेच नहीं सकते, आपके डीमेट अकाउंट में इसको डेड स्टॉक में कन्वर्ट किया जा रहा है। सो एनसीएलटी ऑर्डर
फॉर कन्वर्टिंग द शेयर्स इन डेड स्टॉक या सेबी ऑर्डर? मैं अच्छा, ये डेड स्टॉक मेरी लैंग्वेज है, कंपनी लॉ में तो या सेबी तो कहते हैं हम फ्रीज कर रहे हैं, क्या उनकी लैंग्वेज क्या है? हम फ्रीज कर रहे हैं शेयर्स को। एनसीएलटी ऑर्डर भी यही कि हम शेयर्स को फ्रीज कर रहे हैं। फ्रीज मतलब अब ये ट्रांसफर नहीं होंगे। और सिर्फ फ्रीज नहीं करते हैं ना, फ्रीज करने के साथ बहुत सारी चीजें कर देते हैं। क्या कर देते हैं? एक तो ट्रांसफर नहीं होंगे, फिर नंबर 2 इस पे वोटिंग राइट नहीं मिलेंगे, नंबर 3 इस पे डिविडेंड नहीं मिलेगा, नंबर 4 इस पे कोई बोनस इशू राइट इशू नहीं मिलेगा। मतलब कुछ कर ही नहीं सकते। तो फिर क्या हुआ? जिंदा लाश जो भी है, ये शेयर्स अब जिंदा लाश बन गए। कुछ ज्यादा नहीं आगे चले जाते तुम। मैंने डेड स्टॉक बोला था, वो फिर डिसेंट है डेड स्टॉक। चलो तुम थोड़ा सा अगले लेवल पे चले जाते हो, ऊपर के लेवल पे। देन द कंपनी शेल, पता चला वो नागिन वगैरह भी बीच में ले आए, कहीं से घुमाते फिराते हैं। Then company shall within 2 days will of the expiry of buyback issue a public। मतलब कभी कभी मैं सोचता हूँ कि हमारे टेलीविजन पे आजकल वो इच्छाधारी नागिन वगैरह कितनी घूमती है ना, हिंदुस्तान के लोग कुछ भी देखते हैं। और रस्सी से चांद खींच के धरती पे ले आते थे, वो भी होता था। वेरी गुड। चलो एनी हॉज, इमेजिनेशन है ना, इमेजिनेशन। वो तो हॉलीवुड में भी हो जाता है, गोरिल्ला एंड गर्ल हैविंग लव अफेयर, वो तो हॉलीवुड मूवीज में भी है। हम कहीं कुछ अपना पका लेते हैं, कुछ हॉलीवुड से ले लेते हैं, ऐसे ही होता है। द कंपनी, वापस बायबैक में आ जाओ, बायबैक में आ जाओ वापस, कम बैक, फिनिश द चैप्टर। द कंपनी शेल विद इन 2 days ऑफ द एक्सपायरी ऑफ बायबैक इशू अ पब्लिक एडवर्टाइजमेंट इन द नेशनल डेली, और उसमें बताना नंबर ऑफ शेयर्स एंड द अदर सिक्योरिटीज विच आर एक्चुअली बॉट। इज इट पॉसिबल कि हमने ज्यादा मांगी थी लेकिन कमाई है? हो सकता है, तो बताना है ना कि एक्चुअली बॉट आर हाउ मच, द प्राइस एट विच द शेयर्स आर एक्चुअली बॉट, द टोटल अमाउंट विच इज पेड, मतलब प्राइस पर शेयर कितना पे किया वो भी बताइए, और टोटल अमाउंट कितना पे किया वो भी बताइए। प्राइस पर शेयर और टोटल अमाउंट। देन द details of the security holders from whom the shares of the other specified securities exceeding 1% of the total shares of the other specified securities were bought back, that is here। consequent changes in the capital structure, वो आपको मालूम है शेयर कैपिटल बेस छोटा हो गया है और हमारा शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंज हो गया है। हो सकता है प्रमोटर्स की परसेंटेज होल्डिंग कंपनी में बढ़ गई है, क्योंकि प्रमोटर्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया तो प्रमोटर्स की परसेंटेज होल्डिंग बढ़ गई है कंपनी में, ये भी हो सकता है। In addition to these regulations, well, company shall also comply with the Companies Act and the other applicable laws। वो सब कुछ comply करना है। Obligations of merchant banker के साथ लिखिएगा होमवर्क। मेरे बताने वाला अब कुछ है नहीं, वही एस्क्रो अकाउंट में पैसे जमा हो गए हैं, प्रॉपर पेमेंट हो रही है, वो सब चीज़ों का ध्यान रखना है। ऑफर ठीक से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। एंड रेगुलेशन 26 में भी बताने के लिए कुछ नहीं है, और रादर मैं तो कहूँगा एग्जाम में पूछने के लिए भी कुछ नहीं है। पावर ऑफ बोर्ड टू इशू द डायरेक्शंस, दैट इज होमवर्क फॉर यू। किसी ने कोई कॉन्ट्रावेंशन की है तो प्रोसिक्यूशन एनफोर्समेंट एक्शंस का राइट है वेल सेबी के पास, लेकिन उसके अलावा उस व्यक्ति को प्रोहिबिट कर सकते हैं वेल फ्रॉम कैंसलिंग द सिक्योरिटीज, मतलब कंपनी को प्रोहिबिट कर रहे हैं कि जो सिक्योरिटीज आपने गलत बायबैक की हैं उनको कैंसिल ना करें। वेल डायरेक्टिंग द पर्सन कंसर्न टू सेल और डाइवेस्ट द शेयर्स एंड रिस्ट्रेनिंग द कंपनी फ्रॉम मेकिंग द फर्दर ऑफर फॉर बायबैक। तो सेबी जो पेनल्टी वगैरह लगाएगा वो अपनी जगह पर है, लेकिन पेनल्टी के अलावा ये सारी चीजें भी हैं। बाकी मेरे बताने वाला कुछ है नहीं, तो आई एम लिविंग इट एज अ होमवर्क ओनली। पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज, पावर टू रिलैक्स, और एग्जाम में कभी आया नहीं है। जहां तक एग्जाम्स की बात करें तो ये चीजें एग्जाम में कभी नहीं आई हैं, नेवर नेवर नेवर। सिलेबस में हमेशा से हैं, मतलब सिलेबस में तो मैं देख रहा हूँ कि जब पहले ओल्ड रेगुलेशन थी तब भी था, आज भी है। वो रेगुलेशन के नंबर्स बदल गए हैं। लास्ट वाला, आई एम कमिंग टू दैट ओनली। अभी एक न्यू एडिशन हुआ है 2020 में, 2020 में एक नया एडिशन लेकर आया है सेबी, तो ये पढ़ लेते हैं। और क्योंकि न्यू एडिशन है तो क्या पता आईसीएसआई सोचे कि चलो कुछ नया आया है तो यही पूछ लेते हैं। सो एग्जम्पशन फ्रॉम द एनफोर्समेंट ऑफ द रेगुलेशंस इन द स्पेशल केसेस। अब ये जो बायबैक रेगुलेशन आपने पढ़ी है
SEBI चाहे तो एग्जम्पशन दे सकता है कुछ स्पेशल केसेस में. SEBI may exempt, SEBI may not exempt any person or the class of persons from the operation of buyback regulations. Maybe whole of the buyback regulation, maybe any part of the buyback regulation. तो SEBI चाहे तो किसी भी पर्टिकुलर क्लास ऑफ कंपनीज को, पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन्स का मतलब यहाँ पर क्या है, एनी क्लास ऑफ कंपनीज. SEBI में ग्रांट द एग्जम्पशन to any class of companies from the whole of the buyback regulation or from any part of the buyback regulation for a period as may be specified by SEBI, but not exceeding 12 months for furthering the innovation in the technological aspects relating to the testing of new products, processes, services, business models, etc. in the live environment of the regulatory sandbox in securities market over there. अब ये रेगुलेटरी सैंडबॉक्स क्या होता है वो नीचे बताया हुआ है. फिनटेक में जो है ना, जो कंपनीज आजकल फिनटेक में आ रही हैं उनके लिए है. दिस इज टिपिकली फॉर द कंपनीज विच आर इन द फिनटेक ओवर हियर. तो फिनटेक कंपनीज के लिए. और नीचे पड़ेगा रेगुलेटरी सैंडबॉक्स मींस अ लाइव टेस्टिंग एनवायरनमेंट फॉर न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू प्रोसेसेस, न्यू सर्विसेज, बिजनेस मॉडल्स विच में बी डिप्लॉयड ऑन द लिमिटेड सेट ऑफ एलिजिबल कस्टमर्स. तो ऐसा प्रोडक्ट है जो पूरी मार्केट के लिए नहीं है, जो सिर्फ कुछ न्यू फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स. अब अगर फाइनेंशियल प्रोडक्ट की बात करें तो आप लोगों ने सब कुछ सुना ही हुआ है. नंबर वन, यू हैव हर्ड अबाउट ऑब्वियसली इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, प्रेफरेंस शेयर्स, म्यूचुअल फंड यूनिट्स, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम यूनिट्स, AIF ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड यूनिट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बॉन्ड्स हैं, या फिर वेल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बॉन्ड्स हैं. देयर मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज सुना हुआ है. जब NBFC का चैप्टर करते हैं तब भी उसमें आता है मॉर्गेज बैक, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज इशू द मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज और एसेट बैक सिक्योरिटीज. फिर उसके अलावा और चीजें आती हैं. देन वी टॉक अबाउट द ऑप्शंस, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, स्ट्रैडल, स्ट्रिप, स्ट्रैप, यू नो दैट. हाँ, तो ये सब क्या है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट हैं. ये सारे क्या हैं, फाइनेंशियल प्रोडक्ट हैं. अब दिक्कत क्या है कि अमेरिका में या यूरोप में जहां पर ज्यादा एडवांस इकोनॉमीज हैं, ज्यादा एडवांस स्टॉक मार्केट है, तो वहां पर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की वैरायटी और ज्यादा है. इंडिया में कंपैरेटिवली कम है. अब हमारे यहाँ हम निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, सेंसेक्स में ट्रेड कर रहे हैं, बैंकेक्स में ट्रेड कर रहे हैं, यू नो दैट, माइंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका में इससे भी ज्यादा है. तो हम भी चाहते हैं उनकी देखा देखी, उनके यहाँ जैसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं हम भी धीरे धीरे इंडिया में लॉन्च करें. अब हम इंडिया में लॉन्च करते हैं लेकिन डर भी लगता है कि भाई वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट पता नहीं इंडियन एनवायरनमेंट में चलेगा नहीं चलेगा, कहीं उसमें लोगों को लॉस ना हो जाए, बहुत ज्यादा ना हो जाए. तो इसलिए शुरू में क्या होता है, जब भी एक नया फाइनेंशियल प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है तो इट इज लॉन्च टू द लिमिटेड सेट ऑफ एलिजिबल कस्टमर्स. और नॉर्मली ये एलिजिबल कस्टमर्स कौन होते हैं, ये कस्टमर्स बैंक्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जिनको अगर थोड़ा बहुत झटका लगेगा भी तो सह जाएंगे. बेसिकली QIBs होते हैं जनरली स्पीकिंग. रिटेल इन्वेस्टर्स को बीच में एकदम से डालेंगे तो दिक्कत हो जाएगी. दैट इज हियर. तो पहले क्या होता है, पहले हम देखते हैं कि QIBs जो है वो अच्छा मोटा प्रॉफिट एक बार कमा लें और समझ में आ जाए कि हाँ ये प्रोडक्ट्स के ऊपर प्रॉफिट कमाया जा सकता है. उसके बाद धीरे धीरे नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को ले आएंगे, रिटेल इन्वेस्टर्स को सबसे लास्ट में लेकर आएंगे, जब तक ऑलरेडी उस प्रोडक्ट का प्राइस मार्केट में बहुत हाई हो चुका होगा. लेकिन इनिशियल रिस्क भी फिर कौन ले रहा है, सारा QIBs ले रहे हैं या उनके पीछे पीछे NIIs रिस्क ले रहे हैं. रिटेल इन्वेस्टर्स को सबसे लास्ट में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है फॉर द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम फॉर फर्दरिंग द मेन पर्पस. क्या है, वो प्रोडक्ट्स क्यों लाए जाते हैं, फॉर फर्दरिंग द इनोवेशन इन द सिक्योरिटी मार्केट सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज मे बी स्पेसिफाइड बाय SEBI फ्रॉम टाइम टू टाइम. अच्छा, जब बिटकॉइन नया नया आया था वो भी एक प्रकार का फाइनेंशियल प्रोडक्ट ही है, हालांकि उसका स्टॉक मार्केट से लेना देना नहीं है, मैं बोलूंगा मनी मार्केट है. क्या हम लोग उस वक्त बहुत ज्यादा हाइपर थे शुरू में बिटकॉइन को लेकर, सुनकर तो बड़े खुश हो रहे थे, लेकिन कितने लोगों ने खरीदा वाकई, कितने लोगों के पास बिटकॉइन का वॉलेट है और एक्चुअली खरीदा. सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, एक्साइटिंग लगता है. और शुरू में जब बिटकॉइन, कभी पढ़ना गूगल के अंदर सर्च करके, पहली बार किसी ने बिटकॉइन के थ्रू जब पिज्जा खरीदा था तो कुछ 1 लाख बिटकॉइन दिए थे तो एक पिज्जा आया था. आज एक बिटकॉइन की वैल्यू कितनी है, $28,000, $30,000 का एक बिटकॉइन है. रुपीस की बात नहीं हो रही है. 28,000, बीच में $50,000 का एक बिटकॉइन हो गया था. तो मतलब आपको एक बिटकॉइन खरीदने के लिए
$50,000 पे करने हैं और वो एनक्रिप्टेड करेंसी है, वेल क्रिप्टो करेंसी है, एनक्रिप्टेड है, तो सेलर के वेल वॉलेट से बायर के वॉलेट में ट्रांसफर होती है और अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, पिज़्ज़ा हट कहते हैं कि बिटकॉइन में पेमेंट करो तो हम आपको गुड्स डिलीवर करेंगे, और आप अमेजॉन पे शॉपिंग कर सकते हो, मेक द पेमेंट इन बिटकॉइंस, दे एक्सेप्ट द बिटकॉइन। सो वेल आज से तो इमेजिन, लेकिन आज एक बिटकॉइन खरीदना हो $50,000 का, अगर मान लो प्रिज्यूम $50,000, तो मतलब इंडियन करेंसी में कितने का जाकर पड़ेगा? खतरनाक है, मतलब धमाका है आपका नाम। 40 लाख रुपए, 40 लाख रुपए, दैट इज हियर। बेचारा बिटकॉइन डर गया। चलो एनी हॉज, आज आज अगर एक पिज्जा लेना होगा तो कितने बिटकॉइन देने पड़ेंगे? तो अभी मैं जवाब नहीं दूंगा इन बातों का, बट वेल एनी हाउस। तो कमिंग बैक, और बात समझ में आ रही है? तो सेबी क्या बोल रहा है? सैंड बॉक्स रेगुलेटरी सैंड बॉक्स लॉन्च कीजिए। और अच्छा, ये सिर्फ लेबोरेटरी के अंदर नहीं है आपके, बस लाइव एनवायरनमेंट रेगुलेटरी सैंड बॉक्स का मतलब ये प्रोडक्ट हमने लिमिटेड स्केल पे रियल स्टॉक मार्केट में लॉन्च कर दिया है, रियल बेसिस पे लाइव एनवायरनमेंट में स्टॉक मार्केट में लॉन्च कर दिया, और स्टॉक मार्केट में QIBs खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, या फिर कुछ टाइम के बाद NIIs खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, रिटेल को बीच में इन्वॉल्व नहीं किया है। अब जिस कंपनी ने वो प्रोडक्ट इशू किए हैं, पता चला वो प्रोडक्ट जो है वो सुपर फ्लॉप निकल रहा है, अब उसको बायबैक करना है, कर सकते हैं बायबैक। वो जो नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था, वो जो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था, अगर वो फ्लॉप हो गया, अगर वो कॉन्सेप्ट ही बहुत घटिया कॉन्सेप्ट निकला है, सुपर फ्लॉप कॉन्सेप्ट, अब कंपनी कह रही है तो गड़बड़ हो गई, हमने तो कुछ अच्छा ही सोचा था लेकिन कुछ गलत हो गया, अब कंपनी उसको बायबैक करना चाहती है, उस प्रोडक्ट को कर सकती है बायबैक। और अगर कंपनी बायबैक करना चाहती है तो क्या ये रेगुलेशंस कंप्लाई करनी पड़ेंगी? SEBI may grant exemption from all the requirements or any of the requirements of this regulation, कि भाई टाइम टू टाइम नए तरीके की स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज आप लॉन्च करते रहिए, टेस्टिंग बेसिस पे या पायलट बेसिस पे। अगर चल गई, सुपर हिट हो गई तो बहुत बढ़िया, अगर फ्लॉप हो गई तो आप बायबैक कर लेना, गेटिंग दैट। और उस वक्त फिर आपको ये बायबैक की रेगुलेशन फॉलो नहीं करनी पड़ेगी। सो तो बेसिकली आपको हम कहाँ बातें कर रहे हैं? इनोवेशंस की बातें कर रहे हैं, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स की वजह से वो न्यू प्रोडक्ट्स की जो टेस्टिंग चल रही है मार्केट में, उनकी बातें हो रही हैं, और बढ़ता रहेगा आने वाले टाइम में। तो बिटकॉइन तो मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल उठा लिया, बट बिटकॉइन का स्टॉक मार्केट से कोई लेना देना है नहीं, वो तो मनी मार्केट की बातें हो रही हैं। एंड डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, डी कंट्रोल डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी, आपको मालूम ही है। अब तो बिटकॉइन को देखा देखी एक वो ईथर भी, और एक डॉगी कॉइन है, एक ईथर है, तो बड़े सारे लॉन्च हो रहे हैं, बहुत सारे लॉन्च होते जा रहे हैं। Then going on further, any exemption granted by SEBI in sub-regulation 1 shall be subject to the applicant satisfying such conditions as may be specified by SEBI during, including the conditions to be complied with on the continuous basis. तो SEBI कहता है हम exemption देते समय कुछ आपके ऊपर कुछ कंडीशंस लगाएंगे, एग्जाम्पशन दी बट सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस, और वो कंडीशंस आप कंप्लाई कर लो, द चैप्टर इज ओवर। और आपको कुछ पूछना है तो मोस्ट वेलकम। समझ में आ गया क्या है लास्ट रेगुलेशन? थैंक यू सो मच।